हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी सब्जेक्ट की स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जिनका आना आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने कोई भी रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेसिस पर इन्हें केयरफुली सेलेक्ट किया गया है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो मान लो 80 to 90% पेपर आप यहीं से कवर कर लोगे। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में एंड आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी है आप सबके लिए। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा उन स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को तुरंत अनाउंस कर दिया जाएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप वहाँ पर विजिट करके चेक कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे पूछा जा सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, आपके लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज़ है। लेकिन अगर आपको इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनका पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाकर आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो ओनली 50 रुपीज़ में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। सबसे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी समझते हैं। देखो, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, अब वो चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, कॉलोनियलिज्म हो, वो सब वेस्टर्न कल्चर से ही आया है। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी भारत की जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसके अंदर ज़्यादातर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, ज़्यादातर मैं नहीं कहूँगी, बट वो जो एक इंस्पिरेशन है वो हमें वहाँ से मिली है। ठीक है, हमने ब्रिटिशर्स से, फ्रांस से, यूएसए से, हमने हमारी पॉलिटिकल सिस्टम से इनकी जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने काफ़ी अपने वाले में अप्लाई किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, एक वेस्टर्नाइजेशन है। अब वो चाहे आप किसी भी एस्पेक्ट में ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि देखो, जब आपने वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, इसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कहा क्यों गया है? आपने कभी सोचा है? बहुत सारे ऐसे देश थे। क्या इंडिया वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में था? नहीं था। ठीक है, क्या जो दूसरे जैसे जापान है, ठीक है, साउथ कोरिया है, वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब होता है? जब वर्ल्ड की सभी कंट्रीज मिलके कर रही हो एक दूसरे के साथ लड़ाई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मेन कंट्रीज कौन थी? यूरोप था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर शामिल, यूएसए था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, ठीक है, रशिया भी था वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मेन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो यूरोप, यूएसए और ब्रिटेन का है। ठीक है, और फ्रांस का भी आप ले लो। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है, ये देखो नाटा के अंदर जो आती है ना, ये सभी जो 32 कंट्रीज़ हैं, ये इनका ना एक सिंड्रोम है कि भाई अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो वो पूरी दुनिया के साथ हुआ है, क्योंकि हम ही तो दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे ही तो दुनिया, ये इनका कुछ सिंड्रोम है। ये अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं, बट प्रिंस सिंड्रोम लगा लो आप इनका। इन सबको प्रिंस सिंड्रोम है कि वी आर द वंस थ्रू विच द कंट्री इज़ वर्किंग, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि यूएसए का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले लो, वर्ल्ड बैंक ले लो, WHO ले लो, जब तक आपके पास यूएसए का कंफर्मेशन नहीं होगा तो तब तक आपको कोई भी चीज़ वर्ल्ड लेवल पर नहीं अलाउ होगी। वर्ल्ड बैंक से आपको कोई भी किसी भी कंट्री को क्रेडिट जो पैसा नहीं मिलेगा अगर आपके पास यूएसए का कंफर्मेशन नहीं है। तो वहाँ से वोटिंग राइट्स होते हैं कुछ, सभी कंट्रीज़ जो मेन कंट्रीज़ होती हैं वो मिलकर वोट करती हैं, और यूएसए का 33% शेयर है। ठीक है, और टोटल किसी भी कंट्री को अगर पैसा चाहिए तो आपके हित में 70% वोट्स होनी चाहिए।
ठीक है, आप 67 तो कैसे ही कर लोगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3% है ये आपको यूएसए से चाहिएगा। और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूएसए उठाता है। ठीक है, ये एक मेजर पावर बन चुका है या फिर ज़बरदस्ती बनाया गया है, वो तो देखो एक अलग ही पॉलिटिकल बात हो गई, बट ऐसा है। ठीक है, तो अब हम इस फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये क्या ही वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, भाई वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज डिस्कस्ड इन द रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर प्लेटो की थ्योरी क्या कहती है, किस चीज़ के बारे में, रिपब्लिक के बारे में। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द थ्योरीज ऑफ जस्टिस प्रपोज्ड बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो जस्टिस की थ्योरी दी थी, हमें उनको कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेटो की थ्योरी किस चीज़ के रिगार्डिंग, जस्टिस के रिगार्डिंग। जस्टिस क्या होता है, जस्टिस होता है न्याय। ठीक है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिले और गलत करने वाले को सज़ा मिले, ताकि ऐसी कोई गलती दोबारा रिपीट ना की जाए भूल कर भी। जस्टिस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल फिलोसफी। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इन अ जनरल सेंस जस्टिस इम्प्लाइज ग्रांटिंग एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी देयर राइटफुल एंटाइटलमेंट्स। एक जनरल सेंस में जस्टिस कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर अपने कुछ अधिकार हैं, ठीक है, जो उनके हैं, एंड असाइन देम देयर प्रॉपर ड्यूटीज़। एक तो उनके अधिकार है और एक उनके कुछ ड्यूटीज़ है सोसाइटी को लेकर, इस देश को लेकर, हमारी एनवायरनमेंट को लेकर। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो presented an ideal form of justice in his renowned work। अपने काम के अंदर उन्होंने एक आइडियल जस्टिस की फॉर्म बताई थी। ठीक है, हाँ जी, हाँ, the republic where Aristotle expounded upon justice from practical and ethical perspective। जहाँ पर प्लेटो ने एक आइडियल फॉर्म दी थी जस्टिस के बारे में, वहीं पर एरिस्टोटल ने एक प्रैक्टिकल और एथिकल पर्सपेक्टिव दिया था। ठीक है, जो प्लेटो की थ्योरी है जस्टिस की, वो काफ़ी ग्राउंडेड है आइडियल्स के और एथिक्स के बेसिस पर। ठीक है, कि गलत नहीं करना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजीज अलग हैं। ठीक है, जहाँ पर एरिस्टोटल जो है, इसका एरिस्टोटल्स थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। जो एरिस्टोटल की थ्योरी है वो इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ पर बनी है, और जो प्लेटो की है वो आइडियल्स और एथिक्स पर बनी है। ठीक है, चलो भाई मेन बॉडी पे आते हैं। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अभी प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस कहता क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। प्लेटो का मानना है कि जस्टिस का कहना है, जस्टिस सिग्निफाइज दैट एवरी इंडिविजुअल शुड परफॉर्म ओनली दैट टास्क फॉर विच दे आर नेचुरली सुटेड। प्लेटो कहते हैं कि हर एक इंसान को वो काम करना चाहिए जो नेचुरली भगवान ने उनको दिया है। ठीक है, जो नेचुरली होता है उनका। सिंस इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी पोजेस डाइवर्स कैपेबिलिटीज़, सो जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर हर इंडिविजुअल की एक डाइवर्स कैपेबिलिटी है। दे शुड कन्फाइन देम एंड टू देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। उन्हें उनको अपने रिस्पेक्टिव रोल्स के हिसाब से ढाल लेना होगा। इफ एन इंडिविजुअल इंटरफेयर्स इन द ड्यूटीज़ ऑफ अनदर, अगर कोई दूसरे की ड्यूटीज़ को लेकर इंटरफेयर करता है, ठीक है, बीच में आता है, इट लीड्स टू डिसऑर्डर विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर आ जाएगा। जस्टिस बेस्ड ऑन द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सोल। अब देखो ये सेकंड है प्लेटो की थ्योरी। प्लेटो डिवाइडेड द ह्यूमन सोल इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। प्लेटो ने ह्यूमन सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रीजन, जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं, स्पिरिट, करेज, एंड एपेटाइट, डिजायर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ रीजन इज टू गवर्न। द फंक्शन ऑफ रीजन इज टू गवर्न, यानी कि जो रीजन है वो गवर्न को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ स्पिरिट इज डिफेंड, और इस स्पिरिट का जो फंक्शन है वो क्या है? एक तो गवर्न करना और दूसरा डिफेंड करना है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एपेटाइट इज टू फुलफिल मटेरियल नीड्स। एपेटाइट का जो है वो है कि हम अपनी जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। जब ये 3 एलिमेंट्स एक साथ आपस में मिलकर ऑपरेट करते हैं तो एक बैलेंस मैनर में, तब जस्टिस जो है एक इंडिविजुअल के अंदर इस्टेब्लिश होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ओके, एंड द नेक्स्ट इज, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। देखो, जो रीजन है, रीजन का फंक्शन होता है गवर्न करना। ठीक है, गवर्न करना।
एंड द फंक्शन ऑफ स्पिरिट इज डिफेंड। स्पिरिट करेज का है डिफेंड करना, कि भाई अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उस चीज़ को डिफेंड कर सको, अपने आप को डिफेंड कर सको। रीजन इज टू गवर्न। गवर्न का मतलब है अपनी लाइफ को गवर्न करना, ठीक है, रीजन के साथ काम करना, यानी कि एक गवर्न यानी कि एक पावर के साथ इस तरीके से काम करना कि आपको जो है कोई क्वेश्चन ना कर सके। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ एपेटाइट इज टू डिफेंड। एपेटाइट का क्या मतलब होता है? भूख। हमें किस किस चीज़ की भूख होती है? हमें वैलिडेशन की भूख होती है, हमें खाने की भूख होती है, हमें एक बेटर लिविंग की भूख होती है। तो वो मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो सब जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स जो हार्मनी में यानी कि शांति से एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर जब ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है, बैलेंस मैनर के अंदर, तब एक जो है जस्टिस इंडिविजुअल के अंदर जो है इस्टेब्लिश होता है। द सिस्टम ऑफ 3 क्लासेस इन सोसाइटी। प्लेटो ने सोसाइटी को 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया है। द रूलिंग क्लास, मिलिट्री क्लास एंड प्रोड्यूसिंग क्लास। रूलिंग क्लास कंसिस्ट ऑफ वाइज फिलोसोफर्स। रूलिंग क्लास के अंदर वो सभी वाइज फिलोसोफर्स आते हैं जो एजुकेटेड हैं, जिन्हें पता है, ठीक है। मिलिट्री क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और प्रोड्यूसिंग क्लास इकोनॉमिक फंक्शंस करती है, डेली लाइफ का, कॉरपोरेट कंपनी खोलना, उसके अंदर काम करने वाले लोग, एम्प्लॉइज़, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये जो मिलेनियल वर्क्स होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उन सब के अंदर इन्होंने इसको डाला है, ठीक है। फिलोसोफर्स वो होते हैं जो देश को चलाते हैं। फिलोसोफर्स हमारे जो स्कॉलर्स हो गए उनको किया गया है, एंड ज़्यादातर पॉलिटिकल पर्सन्स, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग। प्लेटो का कहना है ओनली अ फिलोसोफर कैन अटेन ट्रू नॉलेज। उनका कहना है कि जो सिर्फ एक फिलोसोफर के पास ही असली नॉलेज होती है, देयरफॉर ओनली अ फिलोसोफर इज फिट टू गवर्न। और इसीलिए क्योंकि सिर्फ उसी के पास नॉलेज होती है तो सिर्फ एक वही इंसान है जो गवर्न कर सकता है, एक देश को चला सकता है। द फिलोसोफर किंग ट्रांसेंड्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड वर्क सोलिडली फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। उनका कहना है कि जो फिलोसोफर किंग है वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को परे रख कर सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। प्लेटो जो है उन्होंने फिलोसोफर किंग को एक इंडिस्पेंसिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्ट स्टेट, यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक अपने देश को एक जगह पर ना रखकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, एक जस्ट की तरह, यानी कि एक प्रॉपर सोसाइटी की तरह, ठीक है। जस्टिस बेस्ड ऑन मोरालिटी। प्लेटो डिड नॉट व्यू जस्टिस मियरली एज अ लीगल कॉन्सेप्ट। प्लेटो के लिए जस्टिस कोई मियरली लीगल कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इट इज़ अ मॉरल वर्चू, ठीक है। उनका कहना है कि जस्टिस एक इंट्रिसिकली लिंक्ड है, ठीक है। इंट्रिसिकली यानी कि काफ़ी डीपली लिंक्ड है किससे? एक्सीलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर कैसा है और उनकी सोल कैसी है। A just individual is virtuous and upholds moral discipline with society. एक just individual यानी कि एक perfect individual जो है वो virtuous होता है, यानी कि उसको तलब रहती है और कुछ लाने की, हाँ मैं और अच्छा करूँ, and upholds moral discipline रखता है सोसाइटी के अंदर। यूनिटी एंड हार्मनी ऑफ द स्टेट। प्लेटो का ऑब्जेक्टिव था कि यूनिटी हार्मनी एक स्टेट के अंदर लाया जाए। उनका कहना था दैट इन अ जस्ट स्टेट के अंदर, एक परफेक्ट स्टेट के अंदर, इन अ जस्ट स्टेट ऑल क्लासेस वुड फेथफुली डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़। सभी क्लासेस जो है वो फेथफुली यानी कि मन से अपनी चॉइस से अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर देंगे, देयर बाय प्रिवेंटिंग द इमरजेंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कि जब भी ऐसा लगे कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है सभी अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर देंगे एक जस्ट सोसाइटी के अंदर, एक परफेक्ट सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब क्रिटिक उनके बारे में क्या कहती है? एन एक्सेसिवली आइडियलिस्टिक थ्योरी। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ग्राउंडेड मोर इन आइडियलिज्म देन इन प्रैक्टिकल रियलिटी। ये कहते हैं कि प्लेटो की थ्योरी अच्छी तो है लेकिन ये किताबों में ही अच्छी लग रही है, रियलिटी में इसको अप्लाई करना लगभग नामुमकिन है, यानी कि इम्पॉसिबल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग इज जनरली कंसिडर्ड अनफीजिबल। इसे अनफीजिबल माना गया है रियलिज्म ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स के अंदर। देखो भाई, कोई कितना भी बड़ा फिलोसोफर क्यों ना हो, इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है, कि उनके पास ग्रीड तक ना आए, वो और भी पावर तक ना आए, ठीक है। तो हमने भी देखा है कि जैसे चाइना है, चाइना एक मतलब लगभग किंग की ही फिलॉसफी उनके यहाँ चल रही है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी सालों से रूल कर रही है। तो क्या लगता है आपको, वहाँ पर डेमोक्रेसी है क्या?
नहीं है वहाँ पे, लोगों का क्या भला हो रहा है। जब आप इनर लेवल पर, जब आप बिल्कुल सोसाइटी लेवल पर जाकर उनकी न्यूज़ को देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें भी हो रही हैं। तो एक इंसान के पास जो पूरी पावर होना, उसे अनफीजिबल माना गया है रियलम ऑफ द पॉलिटिक्स के अंदर। फर्दरमोर इस्टेब्लिशिंग एब्सोल्यूट मोरालिटी एंड डिसिप्लिन थ्रू आउट द सोसाइटीज एंड अराउंड दिस टास्क। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर मोरालिटी और डिसिप्लिन बना के रखना एक अराउंड दिस टास्क है, यानी कि एक, ठीक है, ये एक टायरिंग काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कंसिक्वेंटली मैनी स्कॉलर्स हैव कैरेक्टराइज दिस थ्योरी एज यूटोपियन एंड फाइनेंशियल फैंसीफुल। भाई काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने कहा है कि ये अपनी, भाई किसी ने अपनी फैंसी के लिए ऐसी स्टोरी बना दी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है। यूटोपियन माने देखो परफेक्ट और या फिर आइडियल होता है। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी है, लेकिन ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। प्लेटो कन्फाइंड द इंडिविजुअल स्ट्रिक्टली टू देयर डिजाइंड क्लास एंड फंक्शन। प्लेटो ने हर एक इंडिविजुअल को क्लास के अंदर डिज़ाइन कर दिया, उनके फंक्शंस को डिज़ाइन कर दिया। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये कर्टेल्स इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड इम्पेडल्स पर्सनल ग्रोथ। ये उनको लिमिट कर देगी और उनकी पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हिंडर करेगी। एन इंडिविजुअल इज़ अनेबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन वॉयलेशन। एक इंसान अपनी खुद के तरीके से काम नहीं कर सकता। देयर फॉर दिस थ्योरी इज रिगार्डेड एज एंटी एथिकल एंड टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। मतलब यानी कि डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ है। रिजिडिटी ऑफ क्लास डिविजन। प्लेटो ने सोसाइटी को रिजिड परमानेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। ये जो हिरार्कल स्ट्रक्चर है, ये सोशल मोबिलिटी को बिल्कुल स्टिफल कर देगा, घोट देगा। इवन इफ एन इंडिविजुअल पोजेसेस द एप्टीट्यूड ऑफ फॉर अ डिफरेंट वोकेशन। एक इंडिविजुअल के साथ एक एप्टीट्यूड है, उनके अंदर क्षमता है कि वो कुछ डिफरेंट वोकेशन में जाए, डिफरेंट प्रोफेशन की जाकर अच्छा काम करें। दे रिमेन अनेबल टू ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ देयर असाइंड क्लास। वो कभी भी अपनी क्लास की, जो उनको क्लास डिवाइड की है, उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उससे नहीं निकल पाएंगे। ये जो रिजिडिटी है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू एग्जर्बेट द सोशल इनइक्वालिटी। ऑपोजिशन टू द डेमोक्रेसी। प्लेटो वॉज नॉट एन एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी। प्लेटो को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था। ही डिड नॉट डीम द जनरल पॉपुलेस कैपेबल ऑफ गवर्निंग। उन्होंने कभी ये मेंशन ही नहीं किया कि जनरल इंसान जो चलता फिरता है, वो चाय बनाता है, वो भी कभी देश को चला पाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं भाई ये स्कॉलर का काम है, स्कॉलर को करने दो, उसको ज़्यादा नॉलेज है। In his view, the right to rule belonged to the exclusively to the philosophers. This perspective stands in the direct opposition to the modern democratic principles, wherein the peoples are recognized as the supreme authority. Lack of practicality. Plato की जो ideal state है proves exceedingly difficult to implement within the real world conditions. जो उनकी ideal जो theory है, उसे real world के अंदर लगाना बहुत मुश्किल है। Concepts such as communal living, philosopher king and rigid educational regime appear impractical in application. भाई वो कह रहे हैं कि philosopher तो king रहेगा और बाकी classes जो हैं वो अपना अपना respective काम करेंगी। ये impractical है। Consequently, the theory is often perceived as being more theoretical than pragmatic than realistic. Excessive control over education. Plato advocated granting the state absolute control over education. प्लेटो ने एडवोकेट किया कि स्टेट का पूरा कंट्रोल रहेगा एजुकेशन पर। दिस कुड पोटेंशियली कर्टेल फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल्स एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। वो जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वो इंडिविजुअल के एक्सप्रेशन और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जो है प्रायोरिटाइज करती हैं। दिस सिस्टम अपीयर्स टू बी अथॉरिटेरियन। ठीक है। कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस बिटवीन द थ्योरीज ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। The distinction between idealism and pragmatism. Plato's theory of justice was idealistic थी उनकी, और एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो प्रैक्टिकल थी। ठीक है। प्लेटोज इन्विजन एन आइडियल स्टेट। प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट को इन्विजन किया और एरिस्टोटल ने टुक इनटू अकाउंट द एक्चुअल सोसाइटीज पॉलिटिकल रियलिटीज। कंसिक्वेंटली एरिस्टोटल की अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मानी गई है। डिफरेंसेस इन कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस। प्लेटो का कहना है कि जस्टिस इंटेल्स एवरी इंडिविजुअल फुलिंग देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज़। प्लेटो का कहना है कि भाई जस्टिस तभी होता है जब एक हर एक इंडिविजुअल अपनी स्पेशल ड्यूटीज़ को पूरा करता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जस्टिस विद इक्वालिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जस्टिस जहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी करेंगे तभी जस्टिस होगा, वहीं पर एरिस्टोटल कहते हैं associated justice with equality and equitable distribution। उन्होंने इक्वालिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से जस्टिस को जो है एसोसिएट किया है, मिलाया है।
एरिस्टोटल डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव के अंदर बहुत अच्छे से डिफरेंस निकाला है, एंड प्रेजेंटेड कंसेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, और वहाँ से उन्होंने क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को जन्म दिया, उन्होंने उसके बारे में जो है बताया। Difference in the objective of the state. Plato's objective was the establishment of an ideal and ethical state. प्लेटो का ऑब्जेक्टिव था एक आइडियल और एथिकल स्टेट बनाया जाए। एरिस्टोटल का ऑब्जेक्टिव था was to ensure the good life and practical welfare of the citizens. लोगों का प्रैक्टिकल वेलफेयर एंड गुड लाइफ को जो है वो इंश्योर करते थे। देयरफॉर एरिस्टोटल्स अप्रोच वो मोर ह्यूमेन एंड रियलिस्टिक, एरिस्टोटल की अप्रोच ज़्यादा ह्यूमेन और रियलिस्टिक थी। डिफरेंसेस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। प्लेटो कंसीडर्ड द फिलोसोफर किंग टू बी सुप्रीम, जो प्लेटो है वो फिलोसोफर किंग को सुप्रीम समझते थे, और एरिस्टोटल जो है वो लॉ को ऊपर समझते थे। भाई उन्होंने तो कहा, प्लेटो ने तो कहा भाई सुप्रीम किंग होगा हमारा फिलोसोफर, उसे सब कुछ पता है, वो जो कहे वही सही है, और एरिस्टोटल ने कहा कि भाई लॉ सबसे ऊपर है। ठीक है, एरिस्टोटल का कहना है कि लॉ जो है वो एंड्यूरिंग और इम्पार्शियल होता है किसी भी इंडिविजुअल से। कंसिक्वेंटली ही वाज प्रोपोनेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। अच्छा ये देखो यार, प्लेटो कितना क्या कहे उसको, आप देखो प्लेटो ने क्या कहा कि फिलोसोफर ऊपर है। अब फिलोसोफर का अगर भतीजा कंट्री के अंदर कुछ गलत कर देगा, भाई लोगों को मार दिया, ठीक है, लड़कियों के साथ रेप कर लिया, कुछ भी कर लिया उसने, तो भाई वो तो अपने भतीजे की साइड लेगा ना। फिर वो फिलोसोफर किंग क्या कहेगा, यार ये लड़कियां इतनी रात को बाहर कर क्या रही थी, ये लोग जो अपना शरीर लेके बाहर घूम रहे थे, क्या इनको पता नहीं है कि रात को बाहर निकलेंगे तो कोई मार देगा, इनकी गलती है, मेरे भतीजे की गलती नहीं है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं फेवरेटिज्म, और इसे ही कहते हैं इम्पार्शियलिटी नहीं पार्शियलिटी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। प्लेटो कंसीडर्ड अ फंक्शन बेस्ड डिवीजन विद इन द सोसाइटी टू बी अप्रोप्रिएट। प्लेटो का कहना है कि फंक्शन बेस्ड डिवीजन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, और एरिस्टोटल एडवोकेटेड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस बेस्ड ऑन मेरिट। एरिस्टोटल ने कहा कि भी इक्वालिटी और जस्टिस के बेसिस पर मेरिट होनी चाहिए। उनके हिसाब से इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हर एक इंसान इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी क्लास हो। एटीट्यूड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। बोथ फिलोसोफर्स वर क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो दोनों क्रिटिसाइज करते थे डेमोक्रेसी को। हाँ वह वो एरिस्टोटल सपोर्टेड अ मिक्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल जो है डेमोक्रेसी को तो क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन वो एक मिक्स्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो अप्रोप्रिएट मानते थे। प्लेटो डिड नॉट हैव फेथ इन द गवर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मासेस। प्लेटो के अंदर फेथ नहीं थी कि दैट ही कैन गवर्न कैपेसिटी ऑफ द मासेस, वेयर एरिस्टोटल रिगार्डेड द मिडिल क्लास एज द फाउंडेशन ऑफ स्टेबल गवर्नेंस। दस प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस वॉज ग्राउंडेड इन मोरालिटी से ग्राउंडेड थी। डिविजन ऑफ लेबर, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। although it appears to be present लगती है present practical difficulties and limitations regarding the individual liberty. Nonetheless, it occupies an immensely significant position within the political philosophy. On the other hand, Aristotle presented justice in a more, दूसरी तरफ जो एरिस्टोटल है उन्होंने जस्टिस को और भी प्रैक्टिकल, लीगल और इक्वालिटी बेसिस फॉर्म पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। द आइडियाज ऑफ बोथ फिलोसोफर्स एनरिच्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस and profoundly influence the modern political thought. ठीक है, unless philosophers become king or kings and princes of this world, जब तक philosophers इस दुनिया के राजा या प्रिंस नहीं बन जाते, the world possess the spirit and power of philosophy. Sight can never free from evil. Plato, in the light of above statement, discuss the rationalist perspective on the philosopher king as presented in the Plato's Republic. What is Plato's theories of communism? How does this differ from modern concept of communism? ठीक है, अब देखो कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है। कम्युनिज्म जो है एक इकोसिस्टम है जहाँ पर प्रॉपर्टी, पैसा, मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी कम्युनिटी जो है चलाती है, पूरी कम्युनिटी की है। ठीक है, यानी कि भाई मान लो 5,000 रुपये है और एक कम्युनिटी है मान लो कि 100 लोगों की, तो ये 100 लोगों का हक है इसके ऊपर पूरा। ठीक है, ये कम्युनिज्म होता है। चलो अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लेटो होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन पॉलिटिकल फिलोसफी। उनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन रही है। उनकी फेमस किताब द रिपब्लिक के अंदर ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट। उन्होंने एक आइडियल स्टेट कैसा होता है उसके बारे में उन्होंने एनविजन किया, बताया। अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर उन्होंने एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया।
प्लेटो का कहना है कि जस्टिस एंड ऑर्डर कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन अ स्टेट। उनका कहना है कि जस्टिस और ऑर्डर एक स्टेट के अंदर लाया जा सकता है सिर्फ तब जब गवर्नमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ वाइज एंड मॉरल इंडिविजुअल्स। जब गवर्नमेंट वाइज और मॉरल इंडिविजुअल्स के हाथों में हो तो जस्टिस और ऑर्डर को लाया जा सकता है। और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग इन कम्युनिज्म। प्लेटोज कम्युनिज्म वॉज प्राइमरी इंटेंडेड फॉर द रूलिंग क्लास। जो कम्युनिज्म है वो सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए था, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो रूलिंग क्लास की होंगी। वेयर एज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द philosopher king advocated for the form of a government grounded in reason, knowledge and morality। जो उनकी फिलोसोफर किंग जो उनकी जो थ्योरी थी वो कहती थी फॉर अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्राउंडेड इन रीजन, नॉलेज एंड मोरालिटी। जो उन्होंने जो फिलोसोफर किंग जो थ्योरी निकाली थी वो रीजन, नॉलेज और मोरालिटी के बेसिस पर निकाली थी। ठीक है, मेन बॉडी पर चलेंगे। प्लेटोज फिलोसोफर किंग एंड हिज रेशनलिस्ट अप्रोच। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग। प्लेटो का कहना है अ फिलोसफिकल इंडिविजुअल इज अ वाइजेस्ट ऑफ ऑल। एक फिलोसफिकल यानी कि एक ऐसा पढ़ा लिखा समझदार इंसान सबसे ज़्यादा वाइज होता है। ही पोजेसेस द नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। उनके अंदर नॉलेज होती है सही और गलत की। देयरफॉर ही अलोन इज़ फिट टू गवर्न। और इसीलिए वही अकेला इंसान जो है इस गवर्नमेंट को गवर्न करने के लायक है। ठीक है, ओके, ये भी ये इंसान है। ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो फिट टू गवर्न है। ठीक है, प्लेटो बिलीव दैट फिलोसोफर किंग वुड एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। उनका कहना है कि भी जो फिलोसोफर किंग है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, गवर्नेंस बेस्ड ऑन रीजन एंड नॉलेज। प्लेटो अकॉर्डेड द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू रीजन एंड नॉलेज इन द गवर्नेंस। प्लेटो ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किन दो चीज़ों पर डाली है, रीजन पर और नॉलेज पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम उनके हिसाब से डिसीजन शुड बी मेड। डिसीजन जो है वो इंटेलेक्ट के बेसिस पर होनी चाहिए रादर देन इमोशंस। बाय मेकिंग प्रूडेंट डिसीजंस। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल, केयरफुल डिसीजंस। द फिलोसफर जब वो केयरफुल डिसीजन बनाते हैं तो फिलोसफर किंग इस्टेब्लिशेस जस्टिस विद इन द स्टेट। जब वो अच्छा कोई भी डिसीजन बनाते हैं वो स्टेट के लिए एक जस्टिस होता है। कंसिक्वेंटली हिज रूल इज रिगार्डेड एज रेशनलिस्ट। ठीक है, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ एंड जस्टिस। प्लेटो का कहना है दैट फिलोसोफर किंग्स अटेन्स नॉलेज ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ। उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि उनके सुप्रीम ट्रूथ का पता है। ही पोजेसेस, उनके पास कैपेसिटी है टू कॉम्प्रीहेंड एब्सोल्यूट रियलिटी। बाय वर्च्यू ऑफ दिस नॉलेज, इस नॉलेज की मदद से ही इज़ एबल टू इस्टेब्लिश एन जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक जस्ट और एक परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हिज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, गवर्नेंस बेस्ड on morality. The philosopher king is endowed with moral virtues. उनके अंदर moral virtues है। He embodies qualities such as temperance, courage and wisdom. उनके अंदर qualities हैं जैसे temperance, courage और wisdom की। He remains free from corruption and greed. उनके पास ना तो वो corruption में interested है, ना वो लालची है। प्लेटो का कहना है ओनली अ मोरल रूलर कैन क्रिएट एन आइडियल स्टेट। सिर्फ एक मोरल रूलर ही जो है आइडियल स्टेट को बना सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। प्लेटो एडवोकेटेड फॉर अ रिगरस सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड कल्टिवेट द फिलोसफर किंग। उन्होंने एक रिगरस, एक बहुत ही सिस्टमैटिक जो एक तरीका बताया है एजुकेशन का फिलोसफर किंग को कल्टिवेट करने के लिए। ही फर्मली बिलीव दैट कि गवर्नेंस शुड बी इंटरेस्टेड। वो कह रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि जो फिलोसफर है उसी पर ही भरोसा रख दो हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी और जो वाइज है उसको पहचानने का। ठीक है, मीडियम एजुकेशन के मीडियम की मदद से एन इंडिविजुअल रीजनिंग फैकल्टीज एंड मोर कैरेक्टर आर डेवलप्ड। दस एजुकेशन सर्व्स एज द कॉर्नर स्टोन फॉर मेकिंग द फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग बनाने के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कॉर्नर स्टोन है। जस्टिस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। The objective of philosopher king is to establish justice and unity within the society. सोसाइटी के अंदर जस्टिस और यूनिटी लाना है। He safeguards the interest of all social classes. वो सभी सोशल क्लासेस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। Under his rule every individual perform their duties correctly. उनके रूल के अंदर सभी इंडिविजुअल अपनी अपनी ड्यूटी को करेक्टली परफॉर्म करते हैं। This ensures the maintenance of harmony and stability within the society. ठीक है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म।
Plato propounded the theory of communism to preserve unity and harmony within the state. प्लेटो ने कम्युनिज्म की थ्योरी निकाली थी ताकि स्टेट के अंदर यूनिटी और हार्मनी बनी रहे. इस कम्युनिज्म वर प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड टू द रूलिंग एंड मिलिट्री क्लासेस. उनकी जो कम्युनिज्म थ्योरी थी वो ज़्यादातर रूलिंग और मिलिट्री क्लासेस के लिए ही थी. ये जो रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर बनाए गए थे वो रूलिंग और मिलिट्री क्लासेस के लिए थे. दीज क्लासेस वर नॉट परमिटेड टू पोजेस प्राइवेट प्रॉपर्टी. इन क्लासेस के पास कोई भी अधिकार नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का. ठीक है. ऑपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू प्लेटो प्राइवेट प्रॉपर्टी ब्रीड्स ग्रीड एंड कॉन्फ्लिक्ट. जिस भी इंसान के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर होने लगेंगे. इफ़ द रूलिंग क्लास वर टू पोजेस वेल्थ, अगर रूलिंग क्लास एक नॉर्मल लोगों के पास अगर वेल्थ आ गई तो वो जो है इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेंस को इग्नोर कर देंगे. देयरफॉर उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द रूलर्स, कि भाई जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. दिस he believed would facilitate the establishment of impartial governance within the state. ठीक है. Communism of family system. Plato also proposed the abolition of family system in the ruling class. रूलिंग क्लास के अंदर उन्होंने फैमिली सिस्टम ही खत्म कर दिया. वुमेन एंड चिल्ड्रन वर टू लिव कलेक्टिवली अंडर अ गार्डियनशिप ऑफ स्टेट, क्योंकि वुमेन और जो चिल्ड्रन है वो स्टेट की प्रोटेक्शन के अंडर रहेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉज टू एलिमिनेट इंडिविजुअल एंड टू एलिमिनेट सेल्फिशनेस. इंडिविजुअल और सेल्फिशनेस को ख़त्म करने के लिए यह बनाया गया. प्लेटो का मानना था थ्रू दिस द रूलिंग क्लास वुड सर्व द स्टेट विद कंप्लीट डिवोशन. अगर उनकी लाइफ में फीमेल नहीं होंगी, बच्चे नहीं होंगे तो पूरी डिवीजन के साथ, पूरी डिवोशन के साथ जो है वो स्टेट के लिए काम करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट स्टेट यूनिटी. प्लेटोज कम्युनिज्म वॉज नॉट एम्ड एट अचीविंग इकोनॉमिक इक्वालिटी. उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं अटेन करनी थी बट रादर एट इंश्योरिंग द यूनिटी ऑफ द स्टेट. वो यूनिटी ऑफ द स्टेट को जो है इंश्योर करना चाहते थे. ही डिज़ायर्ड दैट द रूलिंग क्लास फोकसेस सोलिली ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. उनका कहना था कि जो रूलिंग क्लास है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका काम सिर्फ सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो करना है. बाय बीइंग फ्री फ्रॉम प्राइवेट इंटरेस्ट से दूर होकर दे वुड बी able to govern justly. Thus, therefore, communism was grounded in the political and ethical objectives. Limited communism. Plato's communism was restricted exclusively to the ruling and military class. Plato का जो कम्युनिज्म था वो एक्सक्लूसिवली रिस्ट्रिक्टेड था रूलिंग और मिलिट्री क्लास तक. द प्रोड्यूसिंग क्लास वॉज परमिटेड टू ओन प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी. जो प्रोड्यूसिंग क्लास थी उसके पास परमिशन थी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑन करने की. कंसिक्वेंटली दिस कम्युनिज्म डिड नॉट इस्टेब्लिश कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी. यहाँ से जैसे देखा है, क्योंकि अब जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार हो गया तो ये जो है यहाँ से कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आई. दिस इज़ कंसीडर्ड अ सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस फ्रॉम द मॉडर्न कम्युनिज्म. ठीक है. मूविंग ऑन. डिफरेंस फ्रॉम modern communism. Modern communism is predicted on economic equality. Economic inequality पर ये predicted है and the elimination of class struggle. In contrast, Plato's communism was derived by ethical and political objective. जो प्लेटो का कम्युनिज्म था वो ethical और political objective से आया था, while modern communism advocates for equal property rights for all classes. modern communism जो है वो advocate करता है कि हर क्लास के पास जो है अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का. Plato's communism was limited in the scope. ठीक है. In conclusion, thus the concept of philosopher king and communism, Plato presented his version of an ideal state. ठीक है. कम्युनिज्म और फिलोसोफर किंग की मदद से उन्होंने अपनी विजन को, आइडियल स्टेट के विजन को बताया. उनका जो फिलोसोफर किंग था चैम्पियन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रूटेड इन पीपल नॉलेज एंड एथिक्स. जो है ये एक ऐसी गवर्नेंस जी तो रीजन, नॉलेज और एथिक्स के बेसिस पर चलती थी. वाइल उनका जो कम्युनिज्म था वो ट्विन ऑब्जेक्टिव से मोटिवेटेड था ऑफ इंश्योरिंग द स्टेट यूनिटी एंड इरेडिकेटिंग करप्शन. ऑल्दो क्वेश्चन हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस आइडियाज़. इन आइडियाज़ के ऊपर सवाल उठे हैं. दे नॉनदलेस ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ सिग्निफिकेंस, इमेंस सिग्निफिकेंस इन द रियलिज्म ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी. The state is not created but rather evolves naturally. स्टेट बनता नहीं है, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है, मॉडर्न होता है. एंड ह्यूमन बींग्स आर कोऑपरेटिव पार्टिसिपेंट्स इन पॉलिटिकल लाइफ. और इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होते हैं और कोऑपरेट करते हैं पॉलिटिकल लाइफ के साथ. एरिस्टोटल ने ये कहा है एलुसिडेट.
द स्टेट इज़ अ क्रिएचर ऑफ नेचर एंड मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। जो स्टेट है उन्होंने एक क्रिएचर ऑफ नेचर कहा गया है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, और इंसान जो है मैन इज़ पॉलिटिकल एनिमल, इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है। चलो भाई, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट इसके बारे में पढ़ते हैं। एरिस्टोटल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड ह्यूमन नेचर कंस्टिट्यूट्स अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। जो एरिस्टोटल का पर्सपेक्टिव था रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड ह्यूमन नेचर, वो कंसिस्ट कर रहा था एक फंडामेंटल, एक बेसिक पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। अपनी किताब पॉलिटिक्स में उन्होंने असर्ट किया दैट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। एक इंसान जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल होता है, एंड दैट द स्टेट इज़ नॉट आर्टिफिशियल। स्टेट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बट एक रिजल्ट है नेचुरल इवोल्यूशन का, नेचर की मॉडर्नाइजेशन का। उनका कहना है दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज़ नॉट मियरली द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। स्टेट का सिर्फ एक ये नहीं होता कि आपको ज़िंदगी बचा के रखनी है, बट द अटेनमेंट ऑफ गुड एंड मॉरल लाइफ। देयरफॉर बोथ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। मेन बॉडी, द नेचुरल ओरिजिन ऑफ द स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द फैमिली। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द स्टेट जो है, स्टेट जो वो परिवार से आता है। एक परिवार एक इंसान की बेसिक नीड्स को पूरा करता है, खाना, सिक्योरिटी, प्रोक्रिएशन, ठीक है। मल्टीपल फैमिलीज जब एक मिलकर जो है एक गांव बनाती हैं, और बहुत सारे बहुत सारे विलेजेस बनकर एक शहर बनाते हैं, देश बनाते हैं। दस द स्टेट इवॉल्व्स ग्रेजुअली एंड नेचुरली, इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। द स्टेट एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। Aristotle posed that state represent the ultimate and natural form of human existence. Aristotle कहते हैं कि जो state है वो एक ultimate और natural form of human existence को represent करता है। Thus, as a plant grows from a seed, जैसे एक पौधा बीज से आता है, state भी जो है वो एक natural evolution से आता है। ये एक इंसान की social और moral requirements को पूरा करता है। Therefore, the state is regarded as the creation of nature. State's objective. The states exist not merely for the preservation of life. लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए ही नहीं बने हैं, बट फॉर द अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ, ठीक है। इट प्रोवाइड सिटीजन्स विद अपॉर्चुनिटीज़, वो सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द अल्टीमेट गोल ऑफ अ स्टेट, एक अल्टीमेट जो गोल है स्टेट का वो होना चाहिए फ्लरिशिंग लाइफ, यानी कि हैप्पीनेस। कंसिक्वेंटली द स्टेट ऑल्सो फंक्शंस एज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। द सोशल नेचर ऑफ अ मैन। एरिस्टोटल का मानना है दैट मैन कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। एक इंसान आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकता। ही इज़ बाय नेचर अ सोशल एंड कोऑपरेटिव बीइंग। वो नेचर के अंदर एक कोऑपरेटिव और सोशल बीइंग होते हैं। हिज नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ बाइंड हिम टू अदर्स। उनकी जो ज़रूरत और कैपेबिलिटीज़ है वो उनको दूसरों से बांध देती है। देयरफॉर ही कैन अचीव फुल डेवलपमेंट ओनली बाय लिविंग विद इन द स्टेट। और सिर्फ स्टेट के अंदर रहकर ही वो अच्छी खासी डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट जो वो पा सकते हैं। द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड रीजन। मैन पोजेसेस द कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज एंड रीजन। एक इंसान के अंदर कैपेसिटी है लैंग्वेज और रीजन करने की, ठीक है। दीज फैकल्टीज इनेबल हिम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और ये जो उनकी जो एक इंट्यूशन है, जो उनका कैपेसिटी है लैंग्वेज और रीजन का, यही उन्हें इनेबल करता है सही और गलत में फैसला करने में। इट इज़ दीज वेरी एट्रीब्यूट्स, और यही ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं दैट रेंडर हिम कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल लाइफ। और यही ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी मदद से आप पॉलिटिकल लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। हैंस मैन इज़ नेचुरली अ पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है सही और गलत को डिसाइड करने की। इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड लॉ। द स्टेट नेसेसिटीज द एग्जिस्टेंस ऑफ जस्टिस एंड लॉ। स्टेट के अंदर जस्टिस और लॉ होना चाहिए। थ्रू दीज रूल्स, इन रूल्स की मदद से इंडिविजुअल्स रेगुलेट देयर कंडक्ट, वो अपने कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, देयर बाय मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। दस स्टेट प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द मोरल डेवलपमेंट इन द ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के जो मोरल डेवलपमेंट में है उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। द मीनिंग ऑफ अ मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल। द नीड फॉर सोशल रिलेशनशिप। ह्यूमन बींग्स जो है वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एक इंडिविजुअल जो है सोलैरिटी लाइफ, यानी कि अकेली ज़िंदगी नहीं जी सकता, उन्हें कोऑपरेशन और सोशल कनेक्शन की ज़रूरत है। देयरफॉर दे नेचुरली एंगेज इन पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में वो नेचुरली एंगेज होते हैं। moral and intellectual development. The state fosters the moral and intellectual development of the individual. State है, state foster करता है moral और intellectual development of the individual.
थ्रू द मीडियम्स ऑफ लॉ एंड एजुकेशन, लॉ एंड एजुकेशन के मीडियम की मदद से इंडिविजुअल्स इवॉल्व इनटू अ बेटर सिटीजन, इंडिविजुअल जो है वो एक बेटर सिटीजन बनते हैं. दिस प्रोसेस रिफाइंस देयर कैरेक्टर एंड इंटेलेक्ट, और ये जो प्रोसेस है ये उनके कैरेक्टर और इंटेलेक्ट को रिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है. कंसिक्वेंटली पॉलिटिकल लाइफ इज इसेंशियल. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ह्यूमन बींग्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ह्यूमन बींग्स जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. दिस स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड रिफ्लेक्ट्स देयर इनहेरेंट पॉलिटिकल नेचर. ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करता है और उनके इनहेरेंट पॉलिटिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है. ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, बाई एडहियरिंग टू लॉज को एडहियर करके इंडिविजुअल्स मेंटेन ऑर्डर विद इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर वो ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं. दिस इंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल पीस, यहाँ से हमारी सोशल पीस बन के रहती है. विदाउट लॉ, बिना लॉ के सोसाइटी वुड डिसेंड इनटू कियोस, बिना लॉ के सोसाइटी कियोस बन जाएगी, भगदड़ मच जाएगी. देयरफॉर अ पॉलिटिकल ऑर्डर इज़ इंडिस्पेंसिबल, यानी कि ये तो होना ही चाहिए, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. ठीक है. कलेक्टिव लाइफ, ह्यूमन बींग्स ही लिव्स अ सोशल लाइफ, ह्यूमन बींग्स सोशल लाइफ जीते हैं. ऑल हिज एक्शंस आर इंटरवाइंड विद इन द सोसाइटी, उनके जितने भी एक्शंस हैं वो सोसाइटी से इंटरवाइंड होते हैं. देखो एग्जांपल देती हूँ, आप पढ़ते क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ताकि आप जो है एक डिग्री पास को, डिग्री से क्या होगा, आपको नौकरी मिलेगी. नौकरी क्यों चाहिए, पैसा आएगा. पैसा क्यों चाहिए, घर चलाने के लिए, शादी करने के लिए, मज़े करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए. समझ में आया. तो ऐसे आप सोसाइटी से इंटरवाइंड होते हो, आपका हर एक डिसीजन सोसाइटी से इंटरवाइन करने का होता है. अब वो चाहे 1 लाख का बैग लेकर आपको फ्लेक्स करना ही क्यों ना हो, 1 लाख का बैग लेकर फ्लेक्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी से इंटरवाइंड हो. द फैमिली, सोसाइटी एंड स्टेट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. दिस सब्सटेंशियस हिज पॉलिटिकल नेचर. लिबर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेट ग्रांट्स द इंडिविजुअल बोथ लिबर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेट जो है इंडिविजुअल को लिबर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देता है. ही एक्सरसाइजेज हिज राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, वो अपने राइट्स को इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के बेसिस पर एक्सरसाइज करता है. दिस मेक्स अ बैलेंस्ड लाइफ पॉसिबल, और यहाँ से एक बैलेंस्ड लाइफ पॉसिबल होती है. दिस रिफॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ. ठीक है. क्रिटिकल इवैल्यूएशन, द नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. एरिस्टोटल व्यूज दैट द स्टेट इज नेचुरल, स्टेट जो है वो एक नेचुरल है एंड इट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल स्कॉलर्स. एरिस्टोटल का कहना है कि स्टेट एक नेचुरल चीज़ है जो कि सभी स्कॉलर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. मॉडर्न थिंकर्स जो है इसे एक रिजल्ट कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का. कंसिक्वेंटली दिस रिमेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट. इंडिविजुअल लिबर्टी, एरिस्टोटल जो है वो स्टेट को एक सुपीरियर कंसीडर करते हैं टू द इंडिविजुअल. हाउएवर मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज अकॉर्डेड टू द इंडिविजुअल लिबर्टी. देयरफॉर हिज परस्पेक्टिव इज़ नॉट कंसीडर्ड एंटायरली मॉडर्न, उनके परस्पेक्टिव को एंटायरली मॉडर्न नहीं कंसीडर किया है. लिमिटेड सोशल परस्पेक्टिव, हिज परस्पेक्टिव वॉज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द ग्रीक सिटी स्टेट. ग्रीक सिटी स्टेट से जो है उनका जो परस्पेक्टिव है वो प्राइमरीली आया है. दिस concept does not apply fully to the vast modern states of today. वास्ट मॉडर्न ऑफ स्टेट्स पे ऊपर ये जो है अप्लाई नहीं होता है. कंसिक्वेंटली इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. ठीक है. कंक्लूजन पर चलते हैं. दस एरिस्टोटल व्यूज दैट द स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. एरिस्टोटल का जो व्यू है कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और मैन एक बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल है, ये एक सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल है पॉलिटिकल फिलॉसफी का. इट एलुसिडेट्स द प्रोफाउंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल. ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा सर्टेन डाइवर्जेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है इन द मॉडर्न थॉट, दिस प्रिंसिपल नॉनदलेस लेंड्स डेप्थ टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड क्लैरिफाइज द एथिकल एंड सोशल रोल ऑफ द स्टेट. ठीक है. ओके. What are the basis for Aristotle classification of constitution? According to him, which constitution is the best? ठीक है. देखो भाई, जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस किस बेसिस पर की थी और उनके हिसाब से जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बेस्ट है. द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ अ गुड लाइफ. स्टेट एक गुड लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है. एग्जामिन द अबोव स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल फिलॉसफी. चलो भाई, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. इन द रियलिज्म ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, एरिस्टोटल्स थ्योरी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस. पॉलिटिकल फिलॉसफी के रियलिज्म में एरिस्टोटल की जो थ्योरी है
उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। इन हिज ट्रीटीज पॉलिटिक्स ही प्रेजेंट्स अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो है एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का। उनका कहना है दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट मियरली एंश्योर सर्वाइवल। एक स्टेट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि चीज़ सिर्फ जिंदा रह जाए, नहीं, बट रादर टू अटेन अ गुड लाइफ। देयरफॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ रूल्स एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इवैल्यूएट किया जाता है ऑन द ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ रूलर्स एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कौन कौन से बेसिस पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ रूलर्स। एरिस्टोटल क्लासिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रूलर्स। उन्होंने नंबर ऑफ रूलर्स के बेसिस पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया है। इफ़ गवर्नेंस रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, अगर पूरी गवर्नेंस एक सिंगल आदमी, एक इंसान के हाथ में आ गई, वो मोनार्की या टायरनी हो सकता है। ठीक है, अब देखो मोनार्की क्या होता है। मोनार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सिर्फ एक किंग, क्वीन, एम्परर या फिर सिर्फ एक ही इंसान होता है जिसके हाथ में पूरी पावर होती है। ठीक है, और टायरनी एक ऐसा रूल होता है जहाँ पर लीडर काफ़ी क्रूअल होता है और जिसके पास अनफेयर पावर होती है। क्रूअल लीडर को टायरनी कहते हैं। अगर कुछ सिर्फ कुछों के हाथ में पूरी पावर आ गई तो इट मे बी एन एरिस्टोक्रेसी और एन ओलिगेंसी। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अगर कुछों के हाथ में बन गई तो ये एरिस्टोक्रेसी हो सकता है। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब जानते हैं। एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो कंट्री है वो थोड़े लोगों के हाथों से चलती है। ठीक है, तो वो एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। और ओलिगैर्सी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे थोड़े लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर होती है कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के। ये लोग अमीर होते हैं, मिलिट्री लीडर्स होते हैं, पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, एंड इफ़ इट रिजाइड्स विद इन पीपल, लेकिन जब पावर लोगों के हाथों में रहेगी वो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी कहलाएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड हिज प्राइमरी नीड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। द सेकेंड बेसिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। जो सबसे ज़रूरी बात है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। इफ़ गवर्नेंस इज एक्सरसाइज्ड विद फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, अगर गवर्नेंस एक्सरसाइज की जाती है लोगों के भले के लिए, इट इज़ कंसीडर्ड अ करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के भले के लिए जो भी काम किया जाता है उसे करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। हाउएवर इफ गवर्नेंस इज परस्यूड फॉर पर्सनल और क्लास बेस्ड सेल्फ इंटरेस्ट, अगर खुद के फ़ायदे के लिए या खुद के स्पेसिफिक लोगों के फ़ायदे के लिए किया जाता है तो उसे एक परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Thus, the objective determines the quality of the constitution. Adherence to law. According to Aristotle, the nature of constitution depends. Nature of constitution जो है वो depend करता है whether or not governance is conducted in accordance with the law. जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिपेंड करता है कि जो गवर्नेंस है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हुई है कि नहीं है। अगर लॉ सुप्रीम है तो गवर्नेंस अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर गवर्नेंस आर्बिट्रेरी है तो वो एक बैड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यानी कि गवर्नेंस अगर किसी पावरफुल इंसान के हाथ से चलती है, किसी एक से चलती है, तो उसे बैड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इज़ वेरी पैरामाउंट। ठीक है, पैरामाउंट है। Class interest. The nature of constitution also depends on which class it safeguards. Nature of constitution इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से लोगों के सेफगार्ड के लिए पावर बना रहे हो, कौन से लोगों के लिए रूल्स बना रहे हो। अगर इफ गवर्नेंस सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स का भला है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कुछ ही वेल्दी पावरफुल लोगों के लिए है तो बुरी बात है। Stability and balance. Aristotle also regarded the stability of constitution as cruel. एरिस्टोटल ने जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्रूअल कहा गया है। अ स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है दैट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम विद इन सोसाइटी। एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो सोसाइटी के अंदर इक्विलिब्रियम बना के रखता है। एंड अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है दैट लीड्स टू रिबेलियन एंड कॉन्फ्लिक्ट। Therefore, stability serves as another fundamental basis. ठीक है, role of middle class. According to Aristotle, the middle class plays a significant role in ensuring the stability of constitution. जो मिडिल क्लास है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। इफ़ द मिडिल क्लास विद इन द सोसाइटी इज स्ट्रॉन्ग, अगर मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस बैलेंस रहती है, इट सर्व्स एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशंस। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन को प्रिवेंट करता है और दिस टू कॉन्ट्रीब्यूट्स द इम्पॉर्टेंट बेसिस।
द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के लिए बेस्ट गवर्नेंस कौन सी होती है? फर्स्ट इज मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन. एरिस्टोटल कंसीडर्ड द मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भाई एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बेस्ट होती है. इट incorporates a combination of positive elements found in monarchy. मोनार्की के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो इसके अंदर वो पॉजिटिव पॉइंट्स लिए जाते हैं एरिस्टोक्रेसी से एंड डेमोक्रेसी से. इन तीनों के अच्छे पॉइंट्स मिलाकर ही एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. कंसिक्वेंटली इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ सिंगल क्लास का डोमिनेंस को रोकता है. इट प्रोवाइड्स फॉर अ बैलेंस्ड एंड स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. ये बैलेंस्ड और स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को प्रोवाइड करता है. हैंस it is regarded as the best. Rule of law. The best constitution वही होती है in which the law reigns the supreme, जहाँ पर law जो है supreme को reign करता है. ठीक है, law reigns है, ये reigns. ठीक है, law reigns supreme. ठीक है, जहाँ पर सुप्रीम क्या होता है? लॉ होता है. रूलर्स रिमेन सब्जेक्ट टू द लॉ. अब जो रूलर है, ठीक है, वो क्या है? सब्जेक्ट है लॉ के. देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग एन आर्बिट्रेरी गवर्नेंस. दिस प्रमोट्स बोथ जस्टिस एंड इक्वालिटी. सिस्टम बेस्ड ऑन द मिडिल क्लास. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द मिडिल क्लास इज द मोस्ट स्टेबल सोशल स्टैटम. ठीक है, एरिस्टोटल के लिए जो मिडिल क्लास है वो सबसे स्टेबल सोशल स्ट्रैटम. ठीक है, सबसे स्ट्रैटम लेयर है, यानी कि सबसे सोशल लेयर है. सोशल लेयर, स्ट्रैटम का मतलब लेयर होता है. ठीक है, देयरफॉर द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन जहाँ पर मिडिल क्लास बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिडिल क्लास को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है. इट इस्टेब्लिशेस अ बैलेंस, ये बैलेंस बना के रखती है रिच और पुअर के अंदर, देयर बाय मेंटेनिंग पीस विद इन द सोसाइटी. गवर्नेंस बेस्ड ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट. द बेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, द ऑब्जेक्टिव, एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है किसी इंडिविजुअल या क्लास स्पेसिफिक इंटरेस्ट को मेंटेन करना नहीं, रादर इट स्ट्राइव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी. पूरी सोसाइटी के भले के लिए किया जाता है. इस अप्रोच की मदद से द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट बिकम्स द अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ. जो अल्टीमेट गोल है एक स्टेट का वो होता है अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी का अटेनमेंट. अ प्रिंसिपल दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स कोर टेनेंट. ठीक है, स्टेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी. द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है दैट रिमेन्स स्टेबल. एक ऐसा जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा स्टेबल रहता है ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, बी सस्टेन्ड. इट डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट ऑल्टरेशंस. इसके अंदर फ्रीक्वेंट ऑल्टरेशंस की ज़रूरत नहीं होती. स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस. स्टेबिलिटी से गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रेंथ आती है, देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड सुपीरियर. अ जस्ट सिस्टम. एरिस्टोटल के लिए जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ बेस्ट गवर्नेंस. सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. दिस मेंटेन्स सोशल इक्विलिब्रियम एंड प्रोवाइड्स अ मोरल बेसिस फॉर द गवर्नेंस. एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोपोजिशन द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. चलो भाई, द पर्पज ऑफ द स्टेट. एरिस्टोटल का कहना है द स्टेट जो है वो सिर्फ सेक ऑफ सिक्योरिटी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए एग्जिस्ट करता है. लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है मोरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट के लिए. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज़ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड वेलबींग. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है स्टेट का वो इंसान की खुशी और वेलबींग है. ठीक है, नेक्स्ट इज मोरल डेवलपमेंट. द स्टेट एनकरेजेस सिटीजन्स टू लीड अ मोरल लाइफ. स्टेट एनकरेज करता है लोगों को कि आपको मोरल ज़िंदगी जीनी चाहिए. मीडियम, लॉ और एजुकेशन के मीडियम की मदद से इंडिविजुअल कैरेक्टर इज कल्टिवेटेड, thereby rendering society more civilized. This constitutes a significant step towards achieving a good life. Next is social order. The state maintains order and discipline within society. State जो है order और discipline maintain करके रखता है society में. This ensures a secure and stable existence for people. और यहाँ से जो है एक stable और secure existence आती है लोगों के अंदर, एक essential precedent for the good life. ठीक है, thus the state plays a pivotal role in this regard. The fourth is economic and political stability. State provides citizens with economic and political stability, enabling them to improve qualities of their life. लोगों को स्टेट सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है, जहाँ से उनको मौका मिलता है अपनी ज़िंदगियों को अच्छा करने का, और ये कॉर्नर स्टोन है अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत का. एजुकेशन एंड कल्चर. द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स करता है एजुकेशन और कल्चर के एडवांसमेंट को और अच्छा करता है. दिस फोस्टर्स द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड इनहेंसेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गुड लाइफ.
ठीक है। क्रिटिसिज्म, अकॉर्डिंग टू सम मॉडर्न थिंकर्स, कुछ मॉडर्न थिंकर्स के लिए द स्टेट इज़ नॉट मियरली एन इंस्ट्रूमेंट, स्टेट सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है फॉर फैसिलिटेटिंग अ मोरल लाइफ, its objective also encompasses the provision of security and protection of rights. Consequently, Aristotle's perspective is often characterized as idealistic. ठीक है, कंक्लूजन पर चलते हैं. दस एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्राउंडेड इन साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स. जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल के बेसिस पर है. वेयर इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, और जो गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है, द नंबर ऑफ रूलर्स एंड द रोल ऑफ लॉ फीचर्स प्रोमिनेंटली. ही रिगार्डेड अ मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्ड किया है, स्पेसिफिकली एक ऐसा सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द मिडिल क्लास एज द, जहाँ पर एक मिडिल क्लास को एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया है. फर्दर मोर हिज कॉन्सेप्ट दैट स्टेट एग्जिस्ट्स टू फैसिलिटेट द गुड लाइफ holds the immense significance in the political philosophy and also influence the modern concept of the welfare state. ठीक है. पांचवा प्रश्न कहता है, टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स वन मस्ट बी अ फॉक्स. एक चाल को समझने के लिए एक इंसान को लोमड़ी बनना पड़ेगा. एंड टू फ्राइटन ऑफ वॉल्स, और भेड़ियों को डरा भगाने के लिए एक को लायन बनना पड़ेगा. इन द लाइटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द एडवाइस गिवन बाय मिशियावेलो टू द प्रिंस. मिशियावेलो ने जो प्रिंस को स्टेटमेंट दी थी उसको डिस्कस करो. चलो भाई, हाउ डज मिशियावेलो अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ गवर्नेंस. उनको कैसे पता लगा, कैसे समझ में आता है उनको. वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वेस्टर्न ट्रेडिशनल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट प्रीसीड्स हिम. क्या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो अलग है वेस्टर्न ट्रेडिशन से ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि उनसे प्रीसीड करती है. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. निकोलो मिशियावेलो ऑक्यूपाइज एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द पॉलिटिकल थॉट. काफ़ी बड़ी और अच्छी पोजीशन रही है. उनकी फेमस किताब द प्रिंस के अंदर उन्होंने एक्सपाउंड किया अपॉन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक परस्पेक्टिव. प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक परस्पेक्टिव से उन्होंने एक्सपाउंड किया, एक्सपोज किया द आर्ट ऑफ गवर्नेंस को. उनके लिए पॉलिटिक्स इज बेस्ड लेस ऑन मोरल आइडियल एंड मोर, जो उनके लिए जो है पॉलिटिक्स मोरल और आइडियल्स के बेसिस पर कम और पावर, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स के लिए ज़्यादा बेस्ड है. द फॉक्स एंड लायन एनोलॉजी सर्व्स, क्या है ये जो एनालॉजी है ये एक सिंबल है उनके पॉलिटिकल रियलिज्म का, सजेस्टिंग कि एक रूलर को कनिंग और पावरफुल दोनों होना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द एक्सिजेंसीज ऑफ द मूवमेंट. मेन बॉडी पर आते हैं. द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉक्स एंड लायन. द कनिंग ऑफ द फॉक्स. मेशियावेली के अकॉर्डिंग एक रूलर को जो है एक फॉक्स की, लोमड़ी की तरह चालाक होना पड़ेगा ताकि वो ट्रैप्स और डिसेप्शंस को समझ पाए. पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ पावर ही काफ़ी नहीं है. ठीक है, सिर्फ पावर ही काफ़ी नहीं है, एस्ट्यूटनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एस्ट्यूटनेस क्या होता है, मतलब कि किसी भी फॉर एग्जांपल स्मार्ट डिसीजन लेना या फिर सिचुएशन को जल्दी जल्दी समझ जाना एस्ट्यूटनेट होता है. ठीक है, एक रूलर को डिसीजन बनाना चाहिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस पर, कि भाई आज जो चल रहा है सबसे पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज के बेसिस पर फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए. दिस इनेबल्स हिम टू इवेड द मैन्यूवर ऑफ हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज. ठीक है. द पावर ऑफ द लायन. अ रूलर मस्ट बी एज पावरफुल एंड ओ इंस्पायरिंग एज अ लायन. एक रूलर को जो है पावरफुल और ओ इंस्पायरिंग होना चाहिए, बिल्कुल लायन की तरह. बिना पावर के बहुत ही मुश्किल है एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना स्टेट के अंदर. डर जो है, डर लोगों के अंदर लाकर लायन की तरह एनिमीज जो है वो चेक के अंदर रहेंगे, यानी कि अपनी लिमिट में रहेंगे, और देयरफॉर पावर जो है कंस्टिट्यूट्स एन इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट ऑफ द गवर्नेंस. द बैलेंस बिटवीन पावर एंड कनिंग. अकॉर्डिंग टू मिशियावेल, नाइदर ब्रूट फोर्स अलोन, अकेले धक्का मुक्की से यानी कि फोर्स से, और ना ही इंटेलेक्ट से यानी कि समझदारी से कोई भी काम नहीं होता है. एक रूलर के अंदर एक जुडिशियस बैलेंस होना चाहिए इन दो एट्रीब्यूट्स के बीच में. कनिंग के लिए वो, अगर वो कनिंग है तो वो डिसेप्शन को अवॉइड कर देंगे, और पावर से वो एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द आर्ट ऑफ गवर्नेंस. पॉलिटिकल रियलिज्म. दिस पर्सपेक्टिव स्टैंड्स इन द कॉन्ट्रास्ट टू आइडियलिज्म. ये जो पर्सपेक्टिव है ये स्टैंड करता है इन कॉन्ट्रास्ट टू द आइडियलिज्म. Machiavelli possessed that politics is driven by not by moral precepts
सिर्फ मोरल परसेप्ट से ही नहीं बल्कि एक्चुअल और कॉन्क्रीट सर्कमस्टांसेस से बना है। एक रूलर शुड फोकस ऑन द एंड्स, रिजल्ट्स पर फोकस करना चाहिए रादर देन द मीन्स एम्प्लॉयड टू अचीव देम। उसे प्रोसेस पर नहीं एंड पर फोकस करना चाहिए। दिस सर्व्स एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। फियर वर्सेस लव, मैकियावेली का कहना है एक रूलर शुड प्राइमरली गवर्न थ्रू फियर। एक रूलर को जो है डर से गवर्न करना चाहिए, एज डर जो है वो बहुत ज़्यादा एंड्यूरिंग होता है। लव ट्रांसिएंट होता है लेकिन फियर जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। देयरफॉर एक रूलर के पास पावर होनी चाहिए प्रूडेंस के साथ, ठीक है। द यूज़ ऑफ डिसेप्शन, द सिम्बोलिज्म ऑफ फोक्स ऑल्सो सजेस्ट, अब लोमड़ी चालाक होती है लेकिन धोखेबाज भी होती है, तो चालाक होने के साथ साथ वो सजेस्ट करते हैं कि एक रूलर को द यूज़ ऑफ डिसेप्शन एक बार दोबारा करते हैं। The symbolism of a fox also suggests that a ruler should employ deception and diplomacy when necessary. जो सिम्बोलिज्म है फोक्स का वो कहता है कि एक रूलर को डिसेप्शन और डिप्लोमेसी का भी कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर एब्सोल्यूट ऑनेस्टी हमेशा ज़रूरी नहीं होती और वहाँ से आप बहुत फंस भी जाते हो। कुछ मेजर्स हैं जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स के लिए हमें लेने पड़ते हैं। मैकियावेली's conception of art of governance, realist politics. Niccolo Machiavelli expounded upon politics by divorcing it from idealism and grounding it in reality. Niccolo Machiavelli ने सबसे पहले क्या किया, पॉलिटिक्स का डाइवोर्स किया आइडियलिज्म से, कि भाई पॉलिटिक्स आइडियलिज्म का कोई मतलब ही नहीं बनता, आइडियलिस्ट का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। और फिर उन्होंने डाइवोर्स कराकर उसे ग्राउंड किया रियलिटी पर, यानी कि रियलिटी से उसकी शादी करा दी। ही असर्टेड दैट अ रूलर शुड कंडक्ट देमसेल्व्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल नेचर ऑफ सोसाइटी। एक्चुअल नेचर ऑफ सोसाइटी के हिसाब से उनको गवर्न करना चाहिए, उनको उस तरीके से काम करना चाहिए। दिस परफॉर्म्स द बेसिस ऑफ POHE पोह इन द इस मॉडर्न, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे POHE नहीं आएगा, यहाँ पे पोइज आएगा, POISE, ठीक है। तो मॉडर्न पोइज इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है। द सेंटर ऑफ पावर, उनके हिसाब से द फोकल पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स इज़ पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पॉलिटिक्स का पावर होता है। स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक रूलर को स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। नो रिजाइम कैन एंड्यूर द फॉर लॉन्ग विदाउट पावर, बिना पावर के कोई भी रिजाइम लंबे समय तक जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा। देयरफॉर पावर कॉन्स्टिट्यूट्स द प्राइमरी फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। थर्ड इज politics separated from morality. Machiavelli viewed politics as distinct from religion and morality. Machiavelli जो है वो पॉलिटिक्स को रिलीजन और मोरालिटी से बिल्कुल अलग देखते हैं। उनके हिसाब से अ रूलर माइट वहन नेसेसरी हैव टू एक्ट इन डेविएशन फ्रॉम मोरल कोड्स। उनका कहना है कि एक रूलर को कभी कभी ज़रूरत पड़े तो मोरल कोड्स के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टूड इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रेडिशनल फिलोसफी प्रिविलेंट एट द टाइम, ठीक है। उस टाइम पर जो फिलोसफी थी उसके कॉन्ट्रास्ट में थी, थोड़े खिलाफ थी। स्टेट सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट, ठीक है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी स्टेट क्राफ्ट का वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है हमारे स्टेट की। रूलर मस्ट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम बीइंग वल्नरेबल एट एनी कॉस्ट। एक रूलर को किसी भी हालात में प्रिवेंट करना चाहिए कि उनका जो स्टेट है वो खतरे के अंदर ना आए। दिस प्रिंसिपल लाइज एट द वेरी कॉर्नर ऑफ हिज पॉलिटिकल थॉट। अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, मैकियावेली अप्रोच वॉज प्रोफाउंडली प्रैग्मेटिक। उनकी जो अप्रोच है वो काफ़ी प्रैग्मेटिक थी। रादर देन फोकसिंग ऑन यूटोपियन आइडियल्स यानी कि आइडियलिस्टिक आइडियल्स पर फोकस करने की बजाय ही डायरेक्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड्स एक्चुअल पॉलिटिकल रियलिटीज़। उन्होंने अपनी अटेंशन को एक्चुअल पॉलिटिकल रियलिटीज़ की तरफ डायरेक्ट किया। दिस पर्सपेक्टिव एंडोड पॉलिटिक्स विद अ साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है। स्ट्रेटजीज ऑफ लीडरशिप, ही एनविजनड द रूलर एज अ स्ट्रेटेजिक लीडर। उन्होंने एक रूलर को एक स्ट्रेटेजिक लीडर की तरह एनविजन किया है। अ रूलर मस्ट मेक डिसीजंस इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक टाइम। समय के हिसाब से उनको डिसीजन लेना पड़ता है और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। दिस रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न पैराडिग्म ऑफ द आर्ट ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन, positive aspects. Machiavelli introduced a realist perspective to the realm of politics. realm of politics के अंदर Machiavelli ने एक realist perspective को जो है
जन्म दिया, ही क्लियरली आर्टिकुलेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर एंड स्टेट सिक्योरिटी। उन्होंने क्लियरली आर्टिकुलेट किया है कि कितना ज़्यादा पावर और स्टेट सिक्योरिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हिज आइडियल्स हैव प्लेड अ पाइवोटल रोल, उनके जो आइडियल्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी मतलब एमोरल और एंटी एथिकल कभी कभी माने गए हैं। क्रिटिक्स के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट जो पोटेंशियली फोस्टर डिक्टेटरशिप एंड टायरनी। कंसिक्वेंटली हिज पर्सपेक्टिव रिमेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है, दस द फोक्स एंड लायन थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय निकोला मैकियावेली illustrates the essential balance between cunning and power in the art of governance. उनके लिए a ruler must be strategic, powerful and pragmatic, adapting their conduct to the suit of prevailing circumstances. Detached from the moral ideals, his politics presented a realist perspective that profoundly influenced the modern political thought. Discuss the characteristics of Hobbes' concept of the state of nature and his ideas of the social construct. What is Hobbes' theory of political obligation? Explain its significance in relation to his theory of social construct. चलो भाई, पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर थॉमस होब्स जो है उनकी जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रास्ट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। उनकी फेमस बुक लेविथियन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया ह्यूमन नेचर को, स्टेट ऑफ नेचर को एंड द ओरिजिन ऑफ द स्टेट फ्रॉम अ मैकेनिस्टिक एंड रेशनल पर्सपेक्टिव। उनके लिए स्टेट इज़ इस्टेब्लिश्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ फियर। उनके लिए जो स्टेट है उसे फियर, सिक्योरिटी और कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पर फाउंडेशन उसका हुआ है। Consequently, his theory is regarded as bedrock of the modern political thought. Main body. Characteristics of Hobbes' state of nature. A state of anarchy and insecurity. होब्स के लिए इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर एग्जिस्ट नो स्टेट और लॉ, वहाँ पर कोई स्टेट या फिर लॉ नहीं होता है। दिस कंडीशन इज़ वन ऑफ द एब्सोल्यूट अनार्की एंड इनसिक्योरिटी। पीपल लिव इन कॉन्ट्रास्ट फियर एंड वॉयलेंस, फियर और वॉयलेंस में रहते हैं, दस लाइफ इज अनस्टेबल एंड प्रिकेरियस। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। थॉमस होब्स टर्म्ड दिस बेलम ओमिनियम कॉन्ट्रा ओमेंस। ठीक है, उन्होंने बेलम ओमिनियम कॉन्ट्रा ओमेंस जो है ये एक लैंग्वेज के अंदर लिखा। ठीक है, तो जो थॉमस उन्होंने बेलम ओमिनियम कॉन्ट्रा ओमेंस, ये जो है एक लैटिन भाषा है जिसके अंदर उन्होंने वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल लिखा हुआ है। इसका कहना है कि एवरी इंडिविजुअल जो है हर दूसरे के साथ लड़ाई करता रहता है और यहाँ पर एक स्टेट के अंदर कोई भी पीस नहीं होती है। दिस कॉन्स्टिट्यूट हिज मोस्ट रिनाउंड कॉन्सेप्ट द सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। अकॉर्डिंग टू होब्स ह्यूमन बींग्स जो वो इनहेरेंटली सेल्फिश होते हैं, ड्रिवन बाय सेल्फ प्रिजर्वेशन। दे कंटेंड विद अदर्स एंश्योर देयर ओन सेफ्टी एंड गेन। वो दूसरों के साथ लड़ते हैं, उनके लिए नफरत रखते हैं खुद की सेफ्टी और गेन को एंश्योर करने के लिए। दिस गिव्स राइज टू द परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी, इक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। In the state of nature, all human beings possess roughly equal power. सभी human beings के पास roughly equal power होती है। It is precisely this equality that fuels competition and endangers conflict. और precisely यही एक इक्वालिटी होती है जो लोगों के बीच में कंपटीशन और एंडेंजर लाती है। दिस सिचुएशन फर्दर एग्जर्बेट्स द वायलेंस, और फिर ये आगे बढ़ के वायलेंस बन जाती है। द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। इन दिस स्टेट लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड स्टोर्ट। जो स्टेट है यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट है। कोई भी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं है। कंसिक्वेंटली पीपल सीक टू एस्केप फ्रॉम दिस कंडीशन। ठीक है। 6 इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स। इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर एग्जिस्ट नो कॉन्सेप्ट ऑफ, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कोई भी राइट, पॉवर्टी, लॉ नहीं होता है। सिर्फ वो जो पोजेस करते हैं पावर, उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास ही पावर होती है, सिक्योरिटी होती है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। द नेचर ऑफ सोशल कॉन्ट्रास्ट, द नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रास्ट टू इस्केप द इनसिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, वहाँ से निकलने के लिए इंडिविजुअल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। दिस कॉन्ट्रास्ट इज अंडरटेकन टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड पीस। इट मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। रिन्यूएशन ऑफ द रीयूनिकेशन ऑफ द राइट्स। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडिविजुअल्स जो है अपने सारे के सारे राइट सरेंडर करते हैं सोवेरियन अथॉरिटी को। इन रिटर्न उन्हें सिक्योरिटी मिलती है और दिस कंस्टिट्यूट्स अ वॉलेंटरी येट एब्सोल्यूट सरेंडर।
ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए जो पावरफुल रूलर है और इंस्टीट्यूशन है वो बनता है, एक इंस्टीट्यूशन और पावरफुल रूलर बनता है, और ये जो अथॉरिटी है ये लॉ को बनाती है और ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। अनलिमिटेड पावर, होब्स के अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी अथॉरिटी पोजेसेस अनलिमिटेड पावर, जो सॉवरेन अथॉरिटी है, ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर होती है। सच पावर इज़ इसेंशियल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ऐसी पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लिमिटेड पावर कुड पोटेंशियली अंडरमाइन द इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, ठीक है। contract solely among citizens, this contract is not entered into between the ruler and subject, ये जो contract है ये ruler और subject के बीच में enter नहीं होता है, but rather among subject themselves, enter नहीं करता है, उनके बीच में होता है। this ruler इज़ नॉट पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ की एक पार्टी नहीं है, कंसिक्वेंटली उसकी जो पावर है वो अनकंस्ट्रेंड रहती है, पार्टी के अंदर नहीं, वो पार्टी को रूल कर रहा होता है, ठीक है। गारंटी ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पीस और सिक्योरिटी लेकर आना। स्टेट जो है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है वायलेंस और अनार्की से, ठीक है। द थ्योरी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, बेसिस ऑफ ओबीडियंस, अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स द प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन इज टू ओबे द कमांड्स ऑफ द रूलर, जो एक प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता है किसी भी सिटीजन का, वो होता है कि वो अपने रूलर की कमांड को माने। दिस ऑब्लिगेशन स्टेम्स फ्रॉम अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टेट स्टेबिलिटी, अगर सिटीजन्स जो है वो बात नहीं मान जाते, फेल हो जाते हैं, स्टेट विल रिवर्ट टू अ स्टेट ऑफ अनार्की, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वो दोबारा उसी अनार्की में पहुंच जाएंगे। देयरफॉर दिस ऑब्लिगेशन is indispensable for the stability of the state. The basis of security, citizens obey the ruler's command, वो ruler की command को obey करते हैं precisely because the state provides them with security. It is based on the reciprocal relationship. Limitations of rebellion, होब्स उन्होंने जो है रिबेलियन को एक entirely impermissible रिगार्ड किया गया है एज इट लीड्स टू रीइश्योरेंस ऑफ एनार्की, जहाँ से भी रेबिलियन आया वहीं से आप एनार्की के अंदर दोबारा चले जाएंगे, भगदड़ के अंदर दोबारा चले जाएंगे। रिबेलियन को जस्टिफाई किया गया है व्हेन द स्टेट फेल्स कम्प्लीटली टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि जब आपके पास सिक्योरिटी नहीं आती ना तभी आप रिबेल करो, अदरवाइज आपको रिबेल नहीं करना है। ओबीडियंस टू लॉ, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इम्प्लाइज ओबीडियंस टू द लॉ, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इम्प्लाई करती है कि आपको लॉ को मानना पड़ेगा। द लॉ कॉन्स्टिट्यूट्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स पावर। अपहोल्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सिटीजन्स आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अवॉइड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिटीजन्स जो है उनके अंदर ऑब्लिगेशन होती है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, ठीक है। दिस सर्व्स टू मेंटेन द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट, जब सिटीजन्स अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ओब्लिगेशन कर रहते हैं तो वहाँ से स्टेट की लेजिटिमेसी बनी रहती है, एक पीस बनी रहती है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, पॉजिटिव आस्पेक्ट, होप्स प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक एंड रेशनल थ्योरी, उन्होंने साइंटिफिक और रेशनल थ्योरी दी है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। उन्होंने क्लियरली आर्टिकुलेट किया है द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। नेगेटिव आस्पेक्ट, हिज थ्योरी प्रोमोट्स एक्सेसिव अथॉरिटेरिज्म, उनकी जो थ्योरी वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी को प्रमोट करती है, ठीक है। इट curtails इंडिविजुअल लिबर्टी, यहाँ से इंडिविजुअल की लिबर्टी चली जाती है, कंसिक्वेंटली इट इज़ कंसिडर्ड अ कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्राइन, ठीक है। कंक्लूजन पर आते हैं। दस थॉमस होब्स थ्योरी ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स एज द बेडरॉक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। इट कॉन्सेप्चुअलाइजेज द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड ऑर्डर and links the political obligation of citizens directly to the obedience. Although it exhibits a discernible tendency towards authoritarianism, it nonetheless lays foundation for the modern state theory and political ideology, providing a scientific direction. ठीक है, वो स्टेट थ्योरी को मॉडर्न तो कर रही है लेकिन एक आइडियोलॉजी जो है साइंटिफिक डायरेक्शन की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी बेसिस पर ही है, और इसीलिए वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी लिबर्टी को जो है लिबर्टी को लिमिट कर देती है, ठीक है। Next is critically analyze Rui's concept of the general will. Explain Rui's theory of general will as Hobbes' levitation without head. चलो भाई. In political philosophy, Jean-Jacques Rousseau's theory of general will is considered as a foundational pillar of democratic ideology. एक foundational pillar माना गया है democratic ideology का. उनके seminal work The Social Contract के अंदर
उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो ट्रू सॉवरेंटी है वो कलेक्टिव विल ऑफ पीपल से है, कि लोग सभी मिलकर जो डिसीजन लें और वही आगे बढ़े, उसे ही जो ट्रू सॉवरेंटी कहा गया है, रादर देन एनी सिंगल इंडिविजुअल और रूलर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम एक स्टेट जो है वो एक लेजिटिमेट तभी होता है जब वो जनरल विल लोगों की जनरल विल के हिसाब से चलता है। ठीक है, मेन बॉडी मीनिंग ऑफ जनरल विल का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू जीन जैक रूइज द जनरल विल इज दैट विच रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ एंटायर सोसाइटी। एक जनरल विल वही होती है जो लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट को, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये किसी भी इंडिविजुअल की डिज़ायर, ये नहीं होता कि भी सबकी इंडिविजुअल डिज़ायर बता दी, नहीं, बट इट इज़ द आउटकम ऑफ शेयर वेलफेयर ऑफ ऑल, सबके भले के लिए जो काम किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ द society. Basis of sovereignty. Ruiz possesses that sovereignty resides in the people. Sovereignty लोगों से है and general will constitutes its true manifestation. The government serves merely as a agent. Government जो है वो सिर्फ एक एजेंट होती है इस विल को अप्लाई करने के लिए. Therefore, people themselves constitutes the supreme power. ये कहता है कि लोग खुद में सुप्रीम पावर हैं, गवर्नमेंट तो बस एक सर्विस सेक्टर है जिनके थ्रू वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं. मॉरल एंड पॉलिटिकल विल. जनरल विल जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल डायरेक्शन ही नहीं बल्कि हमें मॉरल गाइडेंस भी देता है. इट स्टीयर्स सोसाइटी, ये सोसाइटी को लेके चलता है टुवर्ड्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी. इट इंटीग्रेट्स द इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द कलेक्टिव गुड. जो है ये हमारे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कलेक्टिव गुड से इंटीग्रेट करता है. सोर्स ऑफ द लॉ. रूइस के अकॉर्डिंग एक ट्रू लॉ वो होता है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनरल विल, जो जनरल विल से आता है. इफ़ अ लॉ कॉन्ट्रोवेंसीज, ठीक है, द जनरल विल, अगर कोई लॉ जनरल विल के हिसाब से नहीं है उसे लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा. कंसिक्वेंटली किसी भी लॉ की लेजिटिमेसी तभी मानी जाती है जब वो लोगों के कंसेंट से होती है, लोगों की हाँ से होती है. ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड जनरल विल. द इंडिविजुअल विल इज प्रिडिक्टेड अपॉन प्राइवेट गेन. इंडिविजुअल विल तो जब होती है जब आपका एक अकेले इंसान का फायदा हो रहा होता है, और एक जनरल विल जो है वो ग्राउंड होती है कलेक्टिव इंटरेस्ट पर. कॉन्फ्लिक्ट में ओकेजनली अराइज बिटवीन द टू, दोनों के बीच में कभी कभी लड़ाई भी हो सकती है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज टू प्रायोरिटाइज द जनरल विल. कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी. रूइस के अकॉर्डिंग ट्रू लिबर्टी कंसिस्ट इन द इंडिविजुअल्स इन एडहेरेंस टू द जनरल विल. जो ट्रू लिबर्टी है वो इंडिविजुअल की जनरल विल से आती है. ही डिफाइंस लिबर्टी एज ओबीडियंस टू द लॉ. वो जो लिबर्टी है उसको ओबीडियंस यानी कि एक ऐसा, जो लिबर्टी को ऐसा मानते हैं जो लॉ का कहना माने, और इस ओबीडियंस की मदद से मॉरल लिबर्टी आती है. द हेडलेस लेविटियन एंड इट्स कनेक्शन टू रूइस. होप्स लेविटेशन. थॉमस होप्स जो है वो स्टेट को एक पावरफुल सॉवरेन एंटिटी मानते हैं दैट इज पोजेसिंग द एब्सोल्यूट अथॉरिटी. दिस स्टेट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द पॉपुलेंस टू प्रिवेंट द डिसेंट इनटू एनार्की. ये जो है ये पॉपुलेशन पर इस तरीके से कंट्रोल बना के रखती है, लॉ पर इस तरीके से कंट्रोल बना के रखती है ताकि सोसाइटी दोबारा एनार्की की तरफ ना जा सके, दोबारा किसी एक इंसान के हाथ में पूरी पावर ना आ सके. द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडलेस लेविटियन. ठीक है, रूस के हिसाब से इफ़ सॉवरेंटी रिजाइड्स सोलिली इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, अगर सॉवरेंटी सिर्फ स्टेट के हाथों में आ गई, वाइल द विल ऑफ पीपल रिमेन्स एब्सेंट, जहाँ पर लोगों का जो कंसेंट है वो एब्सेंट है, तो स्टेट जो है एफिशिएंटली एक हेडलेस लेविथियन बन जाता है. ठीक है, लेविथियन क्या होता है? देखो, लैटिन की भाषा में लेविथियन को एक सी मॉन्स्टर कहा गया है. बाइबल है, बाइबल के अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर लेविथियन को माना गया है, तो वो एक हेडलेस मॉन्स्टर बन जाता है. क्या? गवर्नमेंट. दिस इम्प्लाइज द प्रेजेंस ऑफ पावर. ये बताता है कि जो प्रेजेंस ऑफ पावर है येट अ कंप्लीट एब्सेंस. पावर तो है लेकिन लेजिटिमेसी और मॉरल डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, द एब्सेंस ऑफ द पीपल. होप्स के मॉडल के अंदर पीपल सीड देयर पावर टू द सॉवरेन. लोगों की जो पावर है वो सॉवरेन टीम के अंदर है. हाउएवर रूस के लिए ये जो एक्ट है इफेक्टिवली नलिफाइज द रोल ऑफ पीपल. यहाँ पर लोगों का जो रोल है वो बिल्कुल कम हो जाता है. दिस रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन दैट इज फंडामेंटली एंटाई एथिकल टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी. एक ऐसी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एंटाई एथिकल है. ठीक है, एंटाई एथिकल है, प्रिंसिपल्स के, डेमोक्रेसी के खिलाफ है. ठीक है. लैक ऑफ लेजिटिमेसी. रूइस जो है
मेंटेन करते हैं पोजेशन ऑफ पावर, यानी कि रूइस जो है वो पोजेशन ऑफ पावर को मेंटेन करके रखते हैं और किसी भी स्टेट को लेजिटिमेट नहीं बताते हैं। अगर गवर्नेंस जनरल विल के हिसाब से नहीं चल रही, लोगों के हिसाब से नहीं चल रही, उसे लेजिटिमेट नहीं कहा जा सकता। वैसे ही होप का जो कंसेप्शन है स्टेट का वो इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि वो लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा है। एब्सेंस ऑफ मोरल फाउंडेशन, एक जो हेडलेस लेविथियन है ये इसके अंदर एक फाउंडेशन की कमी है, वो है मोरालिटी की और कलेक्टिव इंटरेस्ट की। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि ब्रूट फोर्स पर, हेडलेस लेविथियन को कहा गया है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि ब्रूट फोर्स से चलती है, ज़बरदस्ती से चलती है, देयर बाय हाइटनिंग द पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक अपोजिशन, रूइस की जो थ्योरी है इट स्टैंड्स इन अपोजिशन टू द होप्स एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट। होप्स एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स की थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है ये। वो जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट बताते हैं कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो एक ऐसी चीज़ है जो डिबेट नहीं हो सकता, उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मॉडल है ये इनहेरेंटली और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? लोगों के पार्टिसिपेशन की मदद से। क्रिटिकल एनालिसिस, अब उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। पहला है पॉजिटिव एस्पेक्ट, लुईस ने एक रोबस्ट फाउंडेशन डाल दिया। रूइस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल दिया डेमोक्रेसी और पॉपुलर सिविलिटी को लेकर। उनकी जो थ्योरी है, हिज थ्योरी चैंपियंस द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। उनकी जो थ्योरी है वो लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियल्स को लेकर है, सर्विंग द फाउंडेशनल बेसिस फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट। नेगेटिव एस्पेक्ट, जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का वो एक एम्बिशियस रहता है, क्योंकि जनरल विल किस चीज़ को माना गया है? सोसाइटी के अंदर भी हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ से एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, तो उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए वो चैलेंजिंग हो जाता है व्हेन अटेम्प्टेड टू बी इम्प्लीमेंटिंग इन प्रैक्टिकल टर्म्स। एट टाइम्स दिस कैन लीड टू टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, और एट टाइम्स कभी कभी पावरफुल लोगों की बात यहाँ पर ज़्यादा मान ली जाती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल नहीं है लार्ज मॉडर्न स्टेट्स के अंदर, देयरफॉर रूइस का जो मॉडल है उसे आइडियलिस्टिक माना जाता है। ठीक है, 10 जो जीन जैकब रूइस की जो थ्योरी है जनरल विल को लेकर वो एक फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक सॉवरेंटी के लिए, वेयरएज जो उनकी कलेक्टिव विल है वो लोगों को सुप्रीम पावर बनाती है। ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल अपोजिट है थॉमस होब्स के मॉडल के। ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट स्टेट से लेकर है और इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है हेडलेस लेविथियन को। ठीक है, उसे जो थॉमस की जो थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है हेडलेस लेविथियन की तरह। ऑल्दो इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस तो हैं, इट हैज़ नेवरदलेस प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। इन्होंने भी, ये थ्योरी ने भी मॉडर्न डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है एंड सॉवरेंटी को पॉपुलर किया है। डिस्कस मिल्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस। E. Barker described J.S. Mill as the prophet of an empty liberty comment। चलो भाई, मिल का कॉन्सेप्ट है लिबर्टी को लेकर इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, उसे एक्सप्लेन कीजिए। और जो ई बार्कर ने J.S. मिल के प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कहा गया है उसको डिस्क्राइब कीजिए। चलो भाई शुरू करें। John Stuart Mill occupies a position of immense significance within the liberal theory of liberty। liberal theory of liberty के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल जो है काफ़ी बड़ी पोजीशन जो है वो रखते हैं। इन हिज सेमिनल वर्क on liberty he identified individual liberty as the cornerstone of modern democracy। वो individual liberty को एक बहुत बड़ी importance देते हैं modern democracy के अंदर। उनके लिए liberty must remain protected, liberty हमेशा protected रहनी चाहिए so long as it does not harm others। जब तक liberty दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है we should protect it। it is within this context, इस context के अंदर that he drew a clear distinction between self regarding and other regarding actions। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने जो दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग के बीच में। ठीक है, मेन बॉडी पर चलते हैं। द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं, मेरे फ़ायदे के लिए होते हैं। दीज कोज नो डायरेक्ट हार्म टू द सोसाइटी। ये एक ऐसे डिसीजंस हैं ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो मैं लेती हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए जिससे सोसाइटी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है और ना ही किसी और का नुकसान हो रहा है। ऐसे एक्शंस में जो इंडिविजुअल जो है उनको पूरी फ्रीडम है खुद के हर
हर एक चीज़ को एक्सरसाइज करने की, अपने डिसीजंस लेने की। स्टेट इंटरफेरेंस इज कंसीडर्ड इनअप्रोप्रिएट, और इस जगह पर स्टेट का जो इंटरफेरेंस है उसे इनअप्रोप्रिएट माना गया है। दिस कंस्टिट्यूट्स द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है। अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं जो दूसरों को अफेक्ट करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस में गवर्नमेंट और सोसाइटी का पूरा अधिकार है इंटरवेन करने का एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए। ठीक है। फॉर वन इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी लिबर्टी, एक इंसान की लिबर्टी के लिए अलाउ नहीं है कि आप दूसरों को खतरे में डालें। देयरफॉर लिमिटेशंस आर डीम्ड नेसेसरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो मिल्स की थ्योरी है लिबर्टी को लेकर, इट इज़ ग्राउंडेड इन द हार्म प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो एक्सटेंड्स तब तक ही करती है जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। भाई आपको लिबर्टी है, लेकिन इतनी ही दूर तक है जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही। ये एक फंडामेंटल बेडरॉक है मॉडर्न लिबरलिज्म का। द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल इन मैटर्स कंसर्निंग सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, द इंडिविजुअल देमसेल्व्स एक्ट एज अल्टीमेट डिसीजन मेकर। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस को लेकर हर एक इंसान के पास पूरी पावर होती है डिसीजन मेकिंग की। ठीक है। ना तो स्टेट ना सोसाइटी को ऐसे मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए। यहाँ से इन्हेंस करती है, फोस्टर करती है इंडिविजुअल की कैपेसिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द क्विंटेसेंशियल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। क्विंटेसेंशियल जो है वो एक परफेक्ट और सबसे ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल होता है। ठीक है। यानी कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी और क्रिटिकल भी है इंडिविजुअल लिबर्टी को लेकर। ठीक है। द लिमिट्स ऑफ सोशल कंट्रोल उसे एक्सेप्टेबल तभी माना गया है दूसरे रिगार्डिंग एक्शंस के अंदर। सोशल कंट्रोल इज डीम्ड एक्सेप्टेबल ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन के अंदर ही सोशल कंट्रोल आ सकता है। अगर एक पर्टिकुलर एक्शन इन्फ्रिंजेस अपॉन द राइट्स ऑफ अदर, अगर एक पर्टिकुलर एक्शन की वजह से दूसरों के राइट्स पे खतरा आ रहा है तो सोसाइटी इज जस्टिफाइड टू रिस्ट्रेन इट। सोसाइटी के पास पूरा अधिकार है ऐसी एक्टिविटी को रोकने का। दिस मैकेनिज्म सर्व्स टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। मोरल लिबर्टी, मिल के अकॉर्डिंग लिबर्टी इज़ नॉट मियरली अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। जो लिबर्टी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि एक मॉरल कॉन्सेप्ट भी है। द इंडिविजुअल मस्ट पोजेस द फ्रीडम टू चूज देयर ओन राइट्स। एक इंसान के पास पूरा अधिकार है पूरा अधिकार है अपने अधिकारों को चुनने का, बिलीव का और लाइफस्टाइल का। इट इज़ थ्रू दिस फ्रीडम, और इसी फ्रीडम की मदद से सेल्फ डेवलपमेंट जो है पॉसिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्स थ्योरी ऑफ लिबर्टी। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। जॉन स्ट्रॉट मिल जो है अकॉर्डेड सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने जो है सुप्रीम जो इंडिविजुअल की लिबर्टी उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। उन्होंने असर्ट किया दैट एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस द इनहेरेंट राइट। हर एक इंडिविजुअल के पास जन्मसिद्ध अधिकार है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। मिल के अकॉर्डिंग फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ थॉट इंडिस्पेंसिबल है। किसके लिए इंडिस्पेंसिबल है? प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। ठीक है। तो सोसाइटी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द क्लैश एंड इंटरप्ले ऑफ डाइवर्स आइडियाज़ लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। जब बहुत सारी डाइवर्स आइडियाज़ मिलकर क्लैश करते हैं, इंटरप्ले करते हैं, वहाँ से एक सच्चाई बाहर निकल कर आती है। कंसिक्वेंटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट रिमेन अनफेटर्ड, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसे हमेशा लागू रखना चाहिए, उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस। मिल वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ अ लिमिटेड स्टेट। वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे लिमिटेड स्टेट को। ठीक है। स्टॉन्च यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्फेसिस डालते थे। ही मेंटेन्ड दैट state's intervention should be strictly restricted to those matters where it is absolutely necessary। ये कह रहे हैं कि स्टेट के पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक चीज़ में इंटरवीन करे। स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, सिर्फ ऐसे मैटर्स पर जो कि बिल्कुल ज़रूरी है। दिस इंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल टॉलरेंस। हिज थ्योरी प्रोमोट्स टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी। उनकी जो थ्योरी है वो टॉलरेंस और डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। डाइवर्स आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल्स मस्ट बी एक्सेप्टेड। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। पर्सनल डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबर्टी का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो।
ठीक है। दिस इनेबल्स द इंडिविजुअल टू बिकम सेल्फ रिलायंट, यहाँ से इंडिविजुअल्स सेल्फ रिलायंट और रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू करेंगे। दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एज अ होल। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिबर्टी इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिबर्टी जो है वो बिना किसी चीज़ को प्रूव के डायरेक्टली लिंक्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक इंडिविजुअल को अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने एक्शन के लिए, और यहाँ से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। किसी ने गलत किया है तो एक्सेप्ट करो, सही किया है तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट, मिल ने एक रोबस्ट, बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किया है इंडिविजुअल लिबर्टी को। उनका जो हार्म प्रिंसिपल है वो एक पाइवोटल एलिमेंट है मॉडर्न डेमोक्रेसी का। नेगेटिव एस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है डेलीगेट करना अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी सिचुएशंस में मुश्किल हो जाता है। फ्रीक्वेंटली स्टेट इंटरवेंशन बिकम्स अ नेसेसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि भी लोग अपनी, जब तक दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे, यानी कि एज इन दूसरे लोग अपने घर के अलावा दूसरे लोगों का नुकसान नहीं कर रहे, तो वो जो है वहाँ पर स्टेट को जो है इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैरिटल रेप, ठीक है। मैन के साथ भी हो सकता है, वुमेन के साथ भी हो सकता है, लेकिन मैरिटल रेप के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बना है, ठीक है। तो मैरिटल रेप तो दूसरे लोगों का तो कोई नुकसान नहीं कर रहा, बट उनके पार्टनर का नुकसान कर रहा है, और जिस पे आज तक कोई लॉ नहीं बना है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस, अनप्रिडल्ड लिबर्टी कैन लीड टू सोशल डिसइक्विलिब्रियम। अनप्रिडल्ड जो लिबर्टी है वो सोशल डिसइक्विलिब्रियम ले आती है। कंसिक्वेंटली एब्सोल्यूट लिबर्टी इज़ नॉट फीजिबल, एब्सोल्यूट लिबर्टी फीजिबल नहीं है। दस जॉन स्टुअर्ट मिल्स थ्योरी ऑफ लिबर्टी, ये काफ़ी बड़ा कॉर्नरस्टोन है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का। द डिस्टिंक्शन ड्रॉन, ये जो बीच में डिफरेंसेस हैं सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस के, ये इस्टेब्लिश करते हैं एक बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल में। ऑल्दो इट एंटेल्स सर्टेन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी रहती हैं। इट रिमेन्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ लिबर्टी, टॉलरेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggles. Discuss. It is not the consciousness of men that determines their existence, but on the contrary, their social existence that determines their consciousness. ये लोगों की कॉन्शियस नहीं है जो उनके एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन कर रही है, बल्कि उनकी जो सोशल एग्जिस्टेंस है वो उनकी कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करती है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब कीजिए। चलो भाई शुरू करते हैं। इन द रियलिज्म ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इज़ रिगार्डेड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसे माना गया है। ही आर्टिकुलेटेड दिस कॉन्सेप्ट इन हिज वर्क्स, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपने काम के अंदर आर्टिकुलेट किया है, जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, stating that the history of all hitherto existing society is the history of class struggles. अब मैं आपको इस स्टेटमेंट की आसान भाषा में बताती हूँ, ठीक है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं। मार्क्स कहना चाहते हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री के अंदर सोसाइटी जो है हमेशा डिवाइड की गई है सोशल क्लास के बेसिस पर, और ये जो क्लासेस हैं ये ज़्यादातर एक दूसरे में फाइट करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, जो कि अलग अलग है, ठीक है। यानी कि थ्रू आउट हिस्ट्री क्लासेस के डिफरेंट होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। उनके हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज़ डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ्लिक्ट। उनके हिसाब से जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो लड़ाइयों से जो है डिटरमाइन होता है बिटवीन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमिक रिलेशन। देयरफॉर टू कॉम्प्रीहेंड हिस्ट्री को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जानना। मेन बॉडी पर आते हैं। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, द डायलेक्चुअल नेचर ऑफ सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के लिए एवरी सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी क्लासेस, हर एक सोसाइटी को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। द एक्सप्लॉइटर्स एंड एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। एक्सप्लॉइटर्स जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और एक्सप्लॉइटेड जिनके साथ गलत हो रहा है। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ये ओनरशिप पर बेस्ड है, ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द रूट कॉज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एरा ऑफ स्लेवरी टू कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्लास स्ट्रगल्स हैज़ परसिस्टेड अक्रॉस वेरियस एपिसोड्स इन हिस्ट्री, ठीक है। जो क्लास स्ट्रगल है वो वेरियस एपिसोड्स इन हिस्ट्री से परसिस्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सच एज स्लेव्स,
ओनर वर्सेस स्लेव्स, स्लेव ओनर्स वर्सेस स्लेव्स, फ्यूडरल लॉर्ड्स वर्सेस पीजेंट्स एंड कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक फाउंडेशन है सोशल चेंज का। कॉन्फ्लिक्ट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है लोगों के बीच में ज़्यादातर कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में होते हैं। कैपिटलिस्ट मेंटेन कंट्रोल, कैपिटलिस्ट जो है वो कंट्रोल मेंटेन करके रखते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, वेयर एज जो वर्कर्स हैं वो पोजेस करते हैं कुछ नहीं बल्कि उनके लेबर टू सेल। ठीक है। द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर्स जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है। देखो सबसे पहले कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझो। कैपिटलिस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जहाँ पर सर्विसेज और गुड्स जो है मेनली प्रोवाइड की जाती है प्रॉफिट के लिए, और प्राइसेस जो है डिमांड और सप्लाई मार्केट के बेसिस पर सेलेक्ट की जाती हैं, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है। मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स जो है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। दे डू नॉट रिसीव द फुल वैल्यू ऑफ देयर लेबर, उनको अपने काम की पूरी वैल्यू नहीं मिलती है। इंस्टेड द सरप्लस वैल्यू अक्यूज टू द कैपिटलिस्ट, जो सरप्लस वैल्यू है यानी कि जो काम के लिए जितनी देनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मजदूर ने काम किया उसके बनते हैं 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये उसकी मेहनत के बनते हैं, लेकिन ओनर ने क्या किया उसको दिए 500 रुपये। ठीक है, जो 500 बचे, जो 500 रुपये बचे दैट इज सरप्लस, और जो सरप्लस वो किसके पास जाता है, कैपिटलिस्ट के पास जाता है, ओनर के पास जाता है। डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, द वर्किंग क्लास ग्रेजुअली बिकम्स अवेयर ऑफ हिज ओन एक्सप्लॉइटेशन। अब जो वर्किंग क्लास है वो धीरे धीरे उनको पता चल गया कि उनके साथ गलत हो रहा है। ये जो अवेयरनेस है इसे क्लास कॉन्शियस कहा गया है। ये जो कॉन्शियस है, दिस कॉन्शियसनेस सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर रिवोल्यूशन, और इस कॉन्शियसनेस को एक फाउंडेशन बनाया गया है रिवोल्यूशन के लिए। Revolution and transformation. According to Marx, class struggles ultimately culminates into a revolution. जो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास स्ट्रगल है वो अल्टीमेटली एक रिवोल्यूशन बन जाती है, कल्मिनेट हो जाती है। ये जो प्रोसेस है इट लीड्स टू द डिसमेंटलिंग ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को बिल्कुल डिसमेंटल कर देता है, अलग अलग कर देता है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सिस्टम। द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्लास स्ट्रगल इज द Next is the basis of historical development. Class struggle is the primary force. क्लास स्ट्रगल एक प्राइमरी फोर्स है जो कि डिटरमाइन करता है द ट्राजेक्ट्री ऑफ हिस्ट्री की हिस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी। इट एक्ट्स, ये एक प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है सोशल चेंज के। देयरफॉर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये कॉम्प्रिहेंड करना द हिस्ट्री थ्रू द इकोनॉमिक लेंस। ठीक है। मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, primacy of material conditions. According to Karl Marx, human consciousness is shaped by social and material conditions. Human consciousness जो है वो social और material conditions से shape होती है. A person's mindset, एक इंसान का mindset is profoundly influenced by their economic life. एक person का mindset उनकी जो है इकोनॉमिक लाइफ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, मार्क्स ने सोसाइटी को दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो बेस में और एक सुपरस्ट्रक्चर में। बेस कंसिस्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, बेस के अंदर जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आता है, वेयर द सुपरस्ट्रक्चर एनकम्पासेस पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, it determines its political and cultural structure. Consequently, the foundation of consciousness itself is economic. जो consciousness की foundation है वो खुद एक economic होती है। Historical materialism, the progression of history is driven not by ideas. जो progression है history का वो सिर्फ idea से driven नहीं होता, but by the development of material forces of production. This constitutes the core principle of historical materialism. डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस एज आर्टिकुलेटेड बाय मार्क्स, जैसा मार्क्स ने आर्टिकुलेट किया है, इट इज़ सोशल एग्जिस्टेंस दैट शेप्स कॉन्शियसनेस। ये सोशल एग्जिस्टेंस है जो कि कॉन्शियसनेस को शेप करती है। एक इंडिविजुअल का जो माइंडसेट है और जो उनका वर्ल्ड व्यू है वो इवोल्व होता है इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशंस इन विच दे लिव। एक इंसान का जो माइंडसेट है वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से डेवलप होता है। द प्रोग्रेस ऑफ चेंज, सोशल चेंज ओकर्स, सोशल चेंज तब आता है जब कॉन्फ्लिक्ट आती है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस टिपिकली मैनिफेस्ट द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट, मार्क्स ने एक साइंटिफिक और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। ही इफेक्टिवली एक्सपोज, उन्होंने इफेक्टिवली एक्सपोज किया है द रियलिटीज़ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी को। हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क
जो है वो आज भी इनवैल्यूएबल रहता है फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज। नेगेटिव एस्पेक्ट, हिज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी एक्सेसिवली वन साइडेड। उनका जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है ना वो एक्सेसिवली वन साइडेड है, कुछ ज़्यादा ही गरीबों के लिए है। द इंडिपेंडेंट रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडियाज़ हैव बीन गिवन इनसफिशिएंट इंपॉर्टेंस। ना तो रिलीजन का कहीं डिस्कशन हुआ, ना कल्चर का हुआ, ना आइडियाज़ का हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, हिज प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म, उनका जो कंप्लीट कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग जो उनकी प्रिडिक्शंस हैं डिड नॉट prove to be entirely accurate. Consequently, his theory possesses practical limitations. ठीक है, conclusion. Thus, Karl Marx's theory of class struggle and historical materialism provides a significant framework for understanding society and history. It clarifies that the fundamental cause of social change, जो fundamental cause है social change का, are economic structure and class struggle. Although it contains certain limitations, इसके अंदर कुछ limitations होती है, it nevertheless serves as a crucial foundation for modern politics and social analysis. Write brief notes on the following: Rui's perspective of inequality, J.S. Mill's view on women, and class struggle in Karl Marx. The idea of Jean-Jacques Ruiz, John Stuart Mill and Karl Marx holds immense significance in the realism of political philosophy. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी रहती है। ये जो तीन थिंकर्स हैं, these have elucidated concepts such as society, liberty, equality and conflict from distinct perspectives. उनके जो ideas हैं, these are regarded as a cornerstone of modern political theory. Rui's perspective on inequality, natural and social inequality. According to Jean-Jacques Ruiz, natural inequality relates to birth, फिजिकल स्ट्रेंथ, हेल्थ। जो जीन जैको रुइस के अकॉर्डिंग जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो बर्थ से रिलेटेड होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ से, हेल्थ से, वेयरएज जो सोशल इनइक्वालिटी है इट इज़ प्रिडिक्टेड अपॉन वेल्थ एंड पावर। सोशल इनइक्वालिटी वेल्थ और पावर से होती है और जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो बर्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ और हेल्थ से होती है। ठीक है, क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन, रुइस ने कहा कि जो सिविलाइजेशन है उसने ह्यूमैनिटी को करप्ट कर दिया है और इससे जो है इनइक्वालिटी आ गई है। इन द प्रीमोडियल स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन बींग्स वर फार मोर फ्री एंड इक्वल। पहले बिल्कुल एंशियंट ज़माने में, जब बिल्कुल आदिवासी रहते थे, उस ज़माने में ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा फ्री और इक्वल होते थे। द इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उनके हिसाब से द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव्स बर्थ टू इनइक्वालिटी। किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो वहीं से इनइक्वालिटी चालू हो जाएगी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कमेंस विद दिस असर्शन द लैंड बिलोंग्स टू मी। सोशल कमेंट्स और असर्शन तब स्टार्ट होता है जब कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। मोरल डिजनरेशन, इनइक्वालिटी फोस्टर्ड, इनइक्वालिटी से ग्रीड आई, एनवे आई एंड कॉम्पिटिटिवनेस आई अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये तो हम भी देखते हैं, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है, उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है। ये जो कंपैरिजन है ये एक सबसे बड़ा कारण है मोरल डिजनरेशन का। दिस लीड्स टू इरोजन इन द मोरालिटी, यहाँ से मोरालिटी इरेज हो जाती है एंड एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी। सोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स इक्वालिटी कैन बी इस्टेब्लिश्ड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल। इक्वालिटी को तभी आप ला सकते हो जब जनरल विल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। J.S. Mill's view on women, the principle of equality. जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने एडवोकेट किया इक्वल राइट बिटवीन मैन एंड वुमेन, दोनों के बीच में इक्वल राइट होने चाहिए। ही अपोज्ड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक, इन हिज बुक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन ही कैरेक्टराइज द सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन एज अनजस्ट। उन्होंने वुमेन का जो सबॉर्डिनेशन है वुमेन का, उनको अनजस्ट बोला गया है। एजुकेशन एंड लिबर्टी, उनके हिसाब से वुमेन को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ का। दिस विल लीड टू अ डेवलपमेंट टू द सोसाइटी। मैरिज एंड लिबर्टी, उन्होंने इक्वल राइट्स मांगे मैरिज के लिए एज वेल। वुमेन के पास पूरा अधिकार होना चाहिए इंडिपेंडेंट डिसीजन मेक करने का। सोशल रिफॉर्म, मिल का मानना है कि जो वुमेन का लिबरेशन है, जो वुमेन की छूट है, वहाँ से सोसाइटी जो और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगी। क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स, क्लास डिवीजन, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है उसे दो इस क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक्सप्लॉइटर्स एंड एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक पावर, ये इकोनॉमिक पावर के बेसिस पर है। बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रूटेड इन द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज़ रूटेड इन द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उस प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है। इस डायनामिक के अंदर एक क्लास जो है दूसरे के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करके रखती है और दूसरों से लेबर करवाती है।
हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, हिस्ट्री इज़ द आउटकम ऑफ वेरियस क्लास स्ट्रगल्स। हिस्ट्री है सबसे बड़ा कारण कुछ क्लास के स्ट्रगल्स का, सच एज दैट बिटवीन स्लेव्स एंड मास्टर्स, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। ये जो स्ट्रगल है ये एक फाउंडेशन है सोशल चेंज का, ठीक है। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, अंडर द कैपिटलिज्म सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वर्कर्स को पूरी वैल्यू नहीं मिलती उनके लेबर की, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन, क्लास स्ट्रगल अल्टीमेटली लीड्स टू द रिवोल्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास स्ट्रगल से अल्टीमेटली रिवोल्यूशन होता है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इस्टेब्लिशेस अ न्यू सोशल ऑर्डर। Conclusion. Thus, the idea of Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill and Karl Marx play a significant role in understanding inequality, women's right and class struggle respectively. ये जो ideas हैं, these lend depth to the modern political theory and concept of social justice. स्टूडेंट्स यहीं पर अच्छा ओके क्वेश्चंस पूछते हैं भाई। क्वेश्चंस सबसे पहले मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। पहला सवाल है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू, लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स। थॉमस होब्स के लिए लिबर्टी की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। एंड सेकंड इज व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने जवाब देने हैं, ज़रूर देने हैं, आपको पता लगेगा आपको कितना समझ आया है और कितना आपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर फाइनली आपके 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ध्यान से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। याद रखना हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर आपको इन्हीं के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आप बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उनको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग DU सोल, NCWB एंड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है बच्चों, ठीक है। स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स इट फॉर टुडे।